Assalamu alaikum. Very good morning to all Good of morning. you. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me, Nadia Khan and Zohaib Hassan. ये हमारे कैसे हैं? साथ ठीक हैं। ठाक, Zohaib हमारे भी पास तो- हमारे साथ हैं, जी हाँ। हाँ, नादिया आप कैसी है? मैं ठीक-ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस अभी परसों से जो है थोड़ी सी वेकेशन पे जाऊंगी। थोड़ी सी vacation, और हाँ। बस फिर जोहेब नजर के आ रही है साथ energy तो आपकी। थोड़ा सा शो संभालेंगे। एनर्जी आपकी नजर आ रही है आज आप जो खबरें बता रही है ना बढ़ के खबरें बता रही ये है बिल्कुल है ना, वो एनर्जी के बस energy। 1-2 दिन है, उसके बाद छुट्टी है। हाँ, और बिल्कुल। क्या है और इसमें? ये होता है कि जरा वेकेशन मोड हाँ। थोड़ा पहले ही ऑन हो जाता है, हाँ। तो जी। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं, उसका थोड़ा सा फायदा उठा जी, लें। Why तो not? ये हाँ, तो लेकिन ये और ये भी आपको एक फायदा होगा कि उसमें गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, हाँ है ना, पेट्रोल बचेगा। मैं यही सोच रही थी। पेट्रोल वैसे मैंने कल भरवा लिया था, लेकिन ये कि मुझे ये था कि हाँ थोड़ी सी गाड़ी को और पेट्रोल को ब्रेक मिल जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। जी, और ये हुआ असल में ये है कि बड़ी एक मतलब प्रॉब्लम चल रही है। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम रोज़ाना डेली बेसिस पर ये जो रद्दोबदल है या जैसे क्या होता है ना कि मार्केट में मंडी में जाके रेट खुलता है, हाँ। तो वो रेट जो खुल रहा है डेली बेसिस पे, तो वो ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन कह रही है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल से उन्होंने कहा है कि हम बंद कर देंगे, किसी सूरत हमें कीमतों का रद्दोबदल कबूल नहीं है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा है। और जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर है। डीजल 7 रुपये 17 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी हो गया, 367 का है। तो ये अब डीजल 21 पैसे। मुज़ाकरात ये जो है फेल हो गए अभी, फेल हो गए। एटलीस्ट कल के जो पेट्रोल एसोसिएशन वाले एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि उसमें 2-3 नहीं, ऑप्शन है। एक तो कह ये रहे था कि डेली बेसिस यानी डेली बेसिस पर ना हो, वीकली बेसिस पर हो जाए या फिर मंथली बेसिस पर हो नहीं जाए। मंथली कह रहे हैं बल्कि कि हाँ। मंथली तो बड़ा वाकई प्रेजेंट जो सिनारियो है उसमें मंथली प्राइसेस को रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप देखें इंटरनेशनल आलमी जो मार्केट है उसमें डेली जो है प्राइसेस जो है बदल रही हैं, जी। तो फिर ये कैसे हो सकता अच्छा, है? गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। जो हड़ताल का कॉल दिया है पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने, उसका उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया है और 5% इजाफे का ऐलान भी किया है किरायों में। वैसे मैं तो ये पता एक बड़ा एक मसला ज़ुहैब, बनता आई एम है। जेलस। मैं जेलस इसलिए हूँ कि यूनियन में कितना इत्तेहाद है। देखें सब एक पेज पे जो भी है सब एक पेज पे। काश हमारी मीडिया में भी कोई ऐसी यूनियन होती, टेक्नीशियंस की, एक्टर्स की, जो एक पेज पे कभी भी किसी भी एक कॉज के लिए एक हो जाते हैं, जो नहीं है। जी, तो ये बात है, ये बात है यूनियन कि की पावर सारे तो मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं ना। अवाम के नुकसान की जब बात होती है तो सारे मिले हुए होते हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात इसमें है। ये भी देखना है कि इसमें हमारा कितना नुकसान है और वो क्यों जो शोर मचा रहे हैं उनको क्या नुकसान हो रहा है। मैं वैसे रिपोर्ट में सुन रही थी कि होर्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए भी उनको जो है ज्यादा मसला हो रहा है। नहीं, लेकिन देखिए इसमें क्या 2-3 बातें ये हम जानेंगे जब उनके रिप्रेजेंटेटिव What are their आएंगे। concerns? क्योंकि एक तरफ तो ये भी लग रहा है कि अगर डेली बेसिस पर रद्दोबदल हो रहा है तो ज्यादा तो बढ़ते ही हैं पैसे। हाँ, बढ़ते ही, कि कम अगर तो होने आपने का chance परसों किसी रेट पर पेट्रोल बुक कराया है, फर्ज करें 200 रुपये आपने करा लिया है, और यहाँ पर पेट्रोल हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो 10-15-20 रुपये बढ़ा दिया है, तो फायदा ही होगा ना। इन्वेंट्री क्यों क्या सस्ती ली थी। अभी नुकसान उनको कैसे हो रहा है डेली बेसिस पर, ये हम जानेंगे जरूर, ताकि लोगों तक भी बात पहुंचे कि वो किस बारे में इतना प्रोटेस्ट कर हमारे रहे ऑयल हैं। रिजर्व्स ठीक है, ऑयल रिजर्व तो हमारे ठीक हैं, ऑयल रिजर्व ठीक है, लेकिन सुन रही कि जी ठीक नहीं है। मैं कहा क्यों भाई, ये भाई मतलब थोड़ी सी स्टोरेज तो इन हालात में बनती ही थी कि नहीं, स्टोर ऑयल होना रिजर्व के बारे में तो चाहिए कहा था। जा रहा है कि वो उसके बारे में इत्मीनान रखें आप, वो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई यूएस और ईरान टेंशन की हम बात करेंगे अपने शो पर, और वो टेंशन भी बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बयान हैं ताज़ा और बड़े तशवीशनाक बयान है। क्या उन्होंने दिया वन लाइनर मैं कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे पैसे लगा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि ना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने पे मैं पैसे देने को तैयार हूँ कि आपकी तरफ से कुछ भी सुनने को ना मिले। बहरहाल बड़ी अजीब उनका वो जो माउंटेन है, क्या नाम है उसका, वो कह रहे हैं कि जी जहाँ उनको है कि भाई यहाँ इनकी ईरानी तनसीबात जो हैं उसकी क्या न्यूक्लियर एसेट्स, ये वहाँ इन्होंने स्टोरेज कुछ की हुई है, इधर मैं हमला करूँगा। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी आई यू श्योर कि यहाँ न्यूक्लियर एसेट्स हैं, चीज़ें सब यहाँ स्टोरेज वोरेज चल रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि सच खबर हो, मजाक भी हो सकता है, लेकिन हम वहाँ हमला कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। ये यूएस का प्रेसिडेंट बात कर रहा है कि मैं हमला करने जा रहा हूँ, तबाही करना चाह रहा हूँ एक मुल्क पे, लेकिन ये कि ये झूठ भी हो सकता है, मजाक भी हो सकता है कि ये खबरें सच ना हो, लेकिन आई एम गोइंग टू डू इट एनीवे बिकॉज़ आई कैन। जी, ये सारी बातें वो कर रहे हैं और इसका जवाब भी दिया है खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने और ईरान की अथॉरिटीज़ ने। उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह की कोशिश उन्होंने की तो फिर ये बहुत बड़ा हमला हम भी, यानी फिर तो एक खत्ते में आग ही लग जाएगी इस खत्ते में, और हम जवाब देंगे भरपूर तरीके से। अच्छा, 1-2 खबरें और भी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म जो नए हैं
उन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे देने का फैसला कर लिया है। जी, इससे पहले कियर स्टार्मर थे और कियर स्टार्मर ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं देंगे। जैसे कि आपने देखा कि यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे। तो ये कि बरतानिया अब लग रहा है कि एक पेज पर आ रहा है और नेटो को जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें कहीं कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे बात है। और ये हैं। वहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि बिल्कुल हम ये होने नहीं देंगे, टैक्स पेयर्स मनी यूज होगी और ये गलत है। जब आप एक कॉज को मानते ही नहीं है तो व्हाई वुड यू सपोर्ट। और देखिए किस तरह जो यूएस की हुकूमत का साथ नहीं देते, ट्रंप का साथ नहीं देते, वो हुकूमतें ही बदल जाती हैं, वो लोग ही चेंज हो जाते हैं, ऐसे मोनोपोली चलती है। अच्छा, और यूएस में कहा जा रहा है ना कि अक्सर ये खबरें आती हैं डोनाल्ड ट्रंप से हमारा तो कोई नुकसान बहुत हो रहा है वहाँ पर, और $37 बिलियन से जायद इस जंग में झोंक चुका है यूएस, और इससे ज़्यादा कई ट्रिलियन की डिमांड कर दी है वजीर जंग ने। और उन्होंने कहा कि हमें ये पैसे दरकार हैं, अगर ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम ईरान के साथ जो आप चाह रहे हैं वो मकासद हम पूरे अचीव नहीं कर पाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें बजट दें $1.5 ट्रिलियन का, कि जी हमने जो है ये जंग जारी रखनी है। जी, कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है? पहले हम ईरान और उसकी बात कर रहे थे, यूएस की भी, अच्छा, पेट्रोल उसके की बाद बात, जरा इंडिया की भी हमने बात की। इंडिया की बात करनी, वो बहुत ज़रूरी है। देखें जी, इस वक्त वाकई बड़ी परेशानी की बात हो गई है भारतीयों के लिए, क्योंकि न्यू दिल्ली का जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जनता कॉकरोच पार्टी की तरफ से कि जी अब एजुकेशन मिनिस्टर को है, इनको रिज़ाइन करना चाहिए, इतनी चीटिंग हो रही है, एग्ज़ाम्स का सिस्टम कितना ख़राब है, 23 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं हर साल, इससे खुदकुशियाँ होती हैं, तो ये रिज़ाइन करें और साथ में ये कि कॉम्पनसेशन दें उन स्टूडेंट्स को जो इतनी पढ़ाई का प्रेशर में खुदकुशी कर जाते हैं, उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन दें। प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये इतना बढ़ गया है कि अब उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। अच्छा, ये आप देखें, और यहाँ राहुल गांधी का तो देखा था कि वो सड़क पे लेट गए और फिर उनको भी पुलिस ने आके मारा है, उठा के ले गए हैं, फिर मेरे ख्याल शायद वापस छोड़ भी दिया। लेकिन ये कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त बड़ी सूरत हाल खराब है। और देखें, जब सूरत हाल इस तरह की होती है, स्टूडेंट्स निकलते हैं तो फिर ऑपोजिशन की जमातें भी उनका साथ देती हैं। बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि नेपाल का हाल आप देख चुके हैं, स्टूडेंट्स बहुत बड़ी पावर है और ये अंदर से। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? मोदी को निकालो, हमें मोदी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या कह रही है? इसके पीछे भी पाकिस्तान की कोई शरारत होगी। कैसे भाई? फिर एक बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलिड बात जो वहाँ के स्टूडेंट्स को अब रियलाइज़ हुआ है, शुक्र है, कि कहाँ इनके सुपरस्टार्स, कहाँ इनके बॉलीवुड के जो मेन यंग, जो आपके जिनको स्टार्स यंगस्टर्स यही बनाते हैं, वो सब छुप के बैठे हैं, मुंह पे उन्होंने जो है टेप लगा ली है। कोई भी बॉलीवुड का सुपरस्टार, हाँ कुछ सीनियर्स जो हैं कुछ बात कर रहे हैं, वो हमेशा करते हैं, लेकिन जितने भी यंगस्टर्स हैं दे आर क्वाइट, दे आर सेइंग नथिंग, दे आर नॉट सपोर्टिंग देयर यूथ। शर्म आनी चाहिए ऐसे बॉलीवुड स्टार्स को। कहाँ हैं आप जब आपके फैंस को आपकी जरूरत है? क्या कह रहे हैं आप उनके लिए? क्या कर रहे हैं? चुप के बैठे हैं, चुप, धुरिंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है। जी, और देखिए कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी आप देखें हिस्ट्री में सब स्टूडेंट्स ही चलाते हैं। जो भी रेवोल्यूशन आया स्टूडेंट्स के जरिए आया, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किया है। बड़ा ब्लो अप डॉक्टर फरहाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, IR एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फरहाना, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसी हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये जो रिसेंट बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये कह रहे हैं कि उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन हैं अब हैं नहीं हैं, लेकिन वो अटैक करने जा रहे हैं उसमें बहरहाल। तो ये कितना एग्रीवेट कर देगा इस सूरत हाल को, अगर ऐसा होता है मुमकिन तौर पर? ईरान ने भी रद्द-ए-अमल दिया इसका। जी बिल्कुल, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है उस पर तो वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, और ईरान कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी स्टेप लिया गया, सो दैट विल लीड टूवर्ड्स एन एक्सपेंशन ऑफ द वॉर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द रीजन एज वेल। तो मेरे ख्याल से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनके कंसर्न्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक उन्हीं कंट्रीज़ को निशाना बनाया इन रिस्पॉन्स टू अमेरिकन स्ट्राइक्स। तो क्या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिका के जितने भी वहाँ पे एसेट्स मौजूद है या उनके फोर्सेस मौजूद है, क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं? फिर हौथीज़ का थ्रेट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दिस वॉर इज़ नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू दिस पार्ट ओनली, इट्स गोइंग टू बी गोइंग बियॉन्ड दैट। तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे? क्या अमेरिका ने इसकी असेसमेंट की है, या जस्ट लाइक स्टार्टिंग दिस वॉर अमेरिका की मिस कैलकुलेशन रही थी, जहाँ वो ईरान को अंडर एस्टिमेट करते हुए उन पर हमला कर दिया गया था? तो क्या ये एक और मिस कैलकुलेशन होगी, एक और एडवेंचर होगा? क्या दुनिया इस एडवेंचर के लिए तैयार है फाइनेंशियली? क्या ये इतना कैसा होगा और इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? These are all questions that we all are, trying to find answers to.
बिल्कुल। ये फराह जी, ये बताइएगा, मैं थोड़ा से पहले बात करी थी इंडिया में जो ये स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट हैं और पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, और राहुल गांधी भी अब उसमें जिस तरह उनको उठा के पुलिस ले गई, ये वेयर डू यू सी दिस गोइंग? ये और ज़्यादा बढ़ सकता है कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, या एक वो जैसी रेवोल्यूशन जैसे हमने नेपाल में देखी, ये वहाँ पहुँच सकती है? बड़ी पावर है वहाँ यूथ की। देखिए, यूथ की और जिस तरीके से ये कॉकरोच पार्टी सामने आई है, तो वो तो इट स्पीक्स वॉल्यूम कि इनका असर रसूख किस हद तक हो सकता है जब इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा तबका आके आपसे डिमांड करता है रेजिग्नेशन या जस्टिस के लिए भी अगर वो सवाल उठाते हैं, तो विल इट लीड टूवर्ड्स रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? वो इतने आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की हुई है उनके हिंदुत्व आरएसएस को इस्तेमाल करते हुए, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या वो एक स्टूडेंट जो एक मूवमेंट चल रही है वहाँ पे, उसके बलबूते पे रिजिग्नेशन देंगे या नहीं, वो वहाँ पे पाकिस्तान का कार्ड बार बार इस्तेमाल करेंगे? तो हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ नैरेटिव्स इस तरह लाने की कोशिश करेंगे जहाँ से वो सुपरस्टार बनने की कोशिश करेंगे, बट वो सुपरस्टार है नहीं। एंड आई थिंक नाउ इंडियन पीपल दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। एंड दिस रेवोल्यूशन, यस नादिया, आई कैन सी कि चीज़ें और मज़ीद उलझती जाएगी उनके लिए, और ये थोड़े से तूल पकड़ेगा, लेकिन ये तूल कहाँ तक जाता है, वी हैव टू सिट वेरी टाइटली एंड ऑब्जर्व इट क्लोजली। डॉक्टर साहब, हम दोनों मामलात की बात कर रहे हैं फन भाई। अच्छा, एक बार फिर ईरान और उसकी बात करते हैं, यूएस की। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जॉर्डन में हाँ हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर दीगर ऑपरेटर्स हमारा साथ देते तो हम जल्दी ईरान को कर्व कर लेते। इसका मकसद, ये दीगर ऑपरेटर्स हैं कौन से? और उन्होंने फिर B2B जो हमला किया था, उन्होंने कहा अगर वो ना होता तो फिर तो ईरान न्यूक्लियर अटैक कर चुका होता। तो ये कौन से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जिनसे वो डिमांड कर रहे हैं? अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ कि कहाँ कहाँ पे उनके बेसिस है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने स्टेशंस बनाए हुए थे अंडर द बैनर कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप पे कोई भी हमला होगा, हमारा जितना भी सिक्योरिटी नेटवर्क है वो उसको काउंटर करेगा। तो उनके सिक्योरिटी नेटवर्क्स, उनके जितने भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म थी, वो तो ईरान ने उसका सत्यानाश कर दिया। नाउ इफ़ अमेरिका इज़ एक्सपेक्टिंग कि क्या सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड हो सकता है, क्या कटार ऑन बोर्ड हो सकता है, यूएई तो बड़े खुल के ईरान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे? आर दे गोइंग टू ग्रुप टुगेदर एंड अटैक ईरान? तो ईरान तो मेरे ख्याल से वो भी खुलेआम उनको धमकियाँ दे रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके की कोई हरकत की जाएगी, सो आई नो हाउ टू रिस्पॉन्ड बैक। और वहाँ पे वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान इन द रीजन, जिसमें हिजबुल्लाह और हुतीज़ आ जाते हैं। तो उससे एक बहुत कहते हैं इंटेंस किस्म की वॉर की तरफ ये मिडिल ईस्टर्न को कंट्रीज़ को और पूरी दुनिया को धकेल रहा है। इफ़ यू गाइस पे अटेंशन टू द ऑयल प्राइसेस एट द मोमेंट, दे आर स्टिल अभी वो ऊपर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ इट्स नॉट अबाउट द ऑयल प्राइसेस ओनली, इट्स अबाउट फूड सिक्योरिटी, मेडिसिन, वो तमाम डिमांड और सप्लाई चेन सारी डिस्ट्रक्ट हो गई है। आपकी दुनिया का पूरा निज़ाम गड़बड़ हो गया, इन्फ्लेशन रेट्स फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। Who is going to pay for it? This is where President Trump is facing a lot of problems within America, जहाँ पे उनके अवाम उनको पूछ रहे हैं कि ये किसकी लड़ाई में हमें कहाँ तक ले आए हो आप? And now is there any way for you to come back? जहाँ पे ये from war, जहाँ इनको लग रहा था कि शायद ये ईरान पे हमला करेंगे और ईरान दब जाएगा, और उनके लोगों के अंदर इतना इंतशार है अपने लीडरशिप के ख़िलाफ़ कि वो हमारे साथ मिल जाएंगे। वैसा हुआ तो नहीं पर प्लान, लेकिन इसने एक चीज़ कर दी है कि अमेरिका के जो डिज़ाइन था, जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेटेड था, उसने अमेरिकन लीडरशिप को काफ़ी ऑड सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ पे वर्ल्ड सुपर पावर जिसकी मिलिट्री माइट है, उसके पास पैसा है, उसके पास रिसोर्सेज है, लेकिन वो एक छोटे मुल्क से इन कंपैरिजन टू देयर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल वो उनको दबा नहीं पा रहा है। इट्स नॉट वेनेजुएला। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? इट बिकम्स अ वॉर ऑफ ईगो फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प एट द मोमेंट कि वो क्या करे। एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट यू गाइज वर टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ योर सेशन कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को क्या सपोर्ट कौन कर रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका को सपोर्ट करे या अमेरिका कर रहा है? अब तो ऐसे ही लग रहा है। जी, ये एक और अलमिया बनते नज़र आ रहा है कि हु इज़ सपोर्टिंग होम, हु इज़ एन एलाई ऑफ अनदर। तो ये काफ़ी सवालात है, काफ़ी चीज़ें हैं,
जो बहुत मुश्किल डिस्कशन की तरफ हमें लेके जा रही ये है। ट्रम्प के Another बयानात से important- लगता है कि वो इजराइल जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। इजराइल की जंग नहीं है, लेकिन पहले तो अदर वे राउंड था, अब तो लग रहा है कि वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसराइल के जो अथॉरिटीज है वो ये कह रही है कि हम फायदा हो रहा है हमारा इस जंग में, लेकिन हमारी जंग नहीं है ये, यूएस और ईरान की जंग है। अब इस तरह ये इसको पिक्चर दे दी गई यार, वजह क्या है वो कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहिबा ये जरा बताइएगा, पिकैक्स माउंटेन जो है ईरान का, जहां अभी ट्रंप ने बोला है कि नेक्स्ट प्रिटी सून जो है यहाँ ये जो है अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ यूरेनियम के जो हैं ज़खायर मौजूद हैं। और जर्नलिस्ट ने जब पूछा कि जी आप ये वाकई करने जा रहे हैं, कि क्या आपकी सोर्स है कि इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने कहा कि जी मे बी दिस इज़ अ जोक, मैंने भी खबरों में सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन हम वहाँ हमला करेंगे। कैसे वो कह सकते हैं एक जोक हो सकता है, सुना है, देखा है, बट दे गोना अटैक एनीवे। ये प्रेसिडेंट बोल रहा है। तो क्या ये नादिया, क्या आपको सुने हुए खबरों में देखा, किसी अखबार में पढ़ा कि वो वहाँ पे कुछ खेल रहे हैं अंडरग्राउंड और जाके उन पे हमला कर दो? ये मतलब आई थिंक नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दिस आइडिया हाउ यू कैन इन्वेड सॉवरेंटी ऑफ अनदर कंट्री अंडर एन असम्पशन कि आपको लग रहा है कि शायद हो, क्योंकि आपने किसी से सुना है। ये कोई गली मोहल्ले की गॉसिप तो नहीं है कि आपने सुन ली और आप बैठ के उस पर हमले कर रहे हो एक पे। It's not about that. And another thing is कि ईरान का रिस्पॉन्स उस पर काफ़ी एग्रेसिव है अभी भी, so they have to think multiple times before they're going to invade this particular facility, क्योंकि कोई भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अगर निशाना बनाएंगे तो उसके जवाब में ईरान मिडल ईस्टर्न और गल्फ कंट्रीज़ के जो इलाके अभी तक इन्होंने टारगेट नहीं किए हैं उनको भी टारगेट किए जाएंगे। एंड प्लीज़ नेवर फॉरगेट कि ये जो 4 सोल्जर्स की शहादत हुई है, अमेरिकन सोल्जर्स की, जिनको मारा गया है, तो इनके कॉफिन्स जब वापस अभी जाएंगे तो अमेरिका में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। जिस तरीके से हमारे इलाके में, हमारे ममालिक में, साउथ एशिया में लोगों को मारा जाता है और इतनी उस पर बात नहीं हो रही होती है, इन वेस्टर्न कंट्रीज इट्स लाइक उनका तो कोई अगर बालू भी मार जाता है तो वो उसके सोच में पता नहीं ये तो ट्रंप ने खुद इनको मारा है, क्योंकि कॉज क्या था इनके मरने का? कुछ भी नहीं है। डिफेंडिंग देयर कंट्री? नो। डिफेंडिंग एनी अमेरिकन सिटीजंस? नो, नथिंग, यूजलेस, कॉजलेस वॉर। इसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस भी देखे ना कितना यूएस में बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ये खबरें आ रही हैं, बैंक ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि मुल्क में तेल के 43 दिन की सप्लाई अभी बाकी है और ये 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है पेट्रोल के ज़खायर, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, पाकिस्तान का दौरा किया है ईरानी वज़ीर दाखिला ने और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और वहाँ से ये पैगाम इस वक्त आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर से भी बाहर से भी नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ काम कर रहे हैं, भारत काम कर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने, ईरानी वज़ीर दाखिला ने जहाँ जहाँ हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आज़म से बात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान के किरदार की हम तारीफ़ करते हैं और ये जो जेन्युइन कोशिश एफर्ट पाकिस्तान ने की है इस मामले को हल करने के लिए, हम मोतरफ़ हैं इसके और हमारी दोस्ती मज़ीद बढ़ रही है। इस पर कुछ कहिए। जी, एक चीज़ हमें भारत से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से या उनके किसी भी लीडर से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वी शुड बी सिटिंग स्ट्रांगली ऑन दिस के दुनिया पाकिस्तान की जितने भी उसने एफर्ट्स किए हैं इस सीज़ फायर में या इसके पॉज होने में, वॉर में, और दुनिया को जो अपने ऑयल को रीस्टॉक करने में जितनी भी मदद मिली है वो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ही मिली है। और आज कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लो, फॉरगेट अबाउट इंडियन मीडिया, इंडियन लीडरशिप, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। जब आप इंटरनेशनल मीडिया उठाते हो, किसी भी इंटरनेशनल लीडर को बोलते हुए सुनते हैं, दे ब्रिंग पाकिस्तान एफर्ट्स इनटू इट कि पाकिस्तान ने कोशिशें की है। सो वी डोंट रिक्वायर एनी वैलिडेशन टू ऑल ऑफ दिस, बट आई वुड लाइक टू ऐड टू वन ऑफ योर स्टेटमेंट दैट यू वर ब्रिंगिंग अबाउट द एनर्जी क्राइसिस एंड द ऑयल, जो उनके स्टॉक्स है अमेरिका में गिरते जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक और भी अमेरिकन कांग्रेस से, अमेरिकन लीडरशिप से बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही है कि अब तक का जो कॉस्ट रहा है अमेरिका के लिए, दैट्स $37.5 बिलियन। तो आगे कितना उनको दरकार होगा? क्या ये जो अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है वो किसकी लड़ाई पे ये खर्च किया जा रहा है, क्यों, कहाँ पे उनका पैसा जा रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसको जस्टिफाई, वॉर को जस्टिफाई करने के लिए उनकी लीडरशिप को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान नाज़ साहब, आपने वक्त दिया हमें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मौसम की कुछ बात करते हैं। एनडीएमए ने अलर्ट भी जारी किए हैं, पीडीए में भी मुतहरिक हो गया है। 19 से 23 जुलाई के दौरान मशरक़ी और मगरबी दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दरियाए चनाब गुज़श्ता साल की सूरत याद है ना आपको? लास्ट ईयर भी बहुत ही ज़्यादा खराब सैलाबी सूरत। लाहौर भी ख़तरे में आ गया था और लाहौर के गिरदोनवात के इलाके। तो दरियाए चनाब, दरियाए जेहलम के बलाई हिस्से में सैलाबी लहरों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान, अब ये केपीके की बात हम कर रहे हैं, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद, ये सब इसमें आ जाता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लडिंग, छतें और दीवारें गिरने से 12 अफराद जाँ बाग हो गए। अच्छा, गुजरावाला में बारिश का 10 साल रिकॉर्ड टूटा है, यानी पिछले साल भी इतनी नहीं हुई थी। 10 साल रिकॉर्ड टूट चुका है गुजरावाला में और 7 लोग जान से चले गए हैं गुजरावाला में। ये देखें, ये एक महीना इतना खौफनाक होता है, ये तभी कंट्रोल में आएगा जब बाकी 11 महीने इसके लिए तैयारी होगी जी। नहीं होगी तो ये एक महीना पिछले साल से ज्यादा खौफनाक होगा। यही बात है, इंतजामिया अगर मुतारिक नहीं होगी और पूरे साल नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि आप ये एक दो तीन दिन में सूरत हाल बेहतर कर देंगे, नदी नाले साफ कर दें और सारी चीज़ें। 220 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह आप कंट्री साइड, खैबर, कुर्रम, औरंगज़ई, कोहाट, बनू, कर्क और दीगर जगहों पर भी सैलाबी कैफियत बताई जा रही है। बहुत बारिशें हो रही हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, पूरे पंजाब में। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, वहाँ की सूरत हाल हमें बताएंगी अमरीन अली ने हमें ज्वाइन किया और कुछ देर बाद समना कमाल भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर लेंगी। तो अमरीन से जरा जानते हैं इस्लामाबाद जी। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग नादिया। जी अमरीन, बताइएगा वहाँ का अहवाल जो है क्या है और क्या अच्छा नादिया, इस तरह है कि जो कि एनडीएमए ने अलर्ट दिया हुआ है, उससे अगर पहले बात करें तो हीट वेव चल रही थी, जिसके बाद जब बारिशों का अलर्ट जारी हुआ तो मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एनडीएमए के जो अलर्ट है वो बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि शदीद तूफ़ानी स्पेल है ये, क्योंकि ये जो तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ, इसमें नॉर्मल बारिशें हो रही नहीं हैं। उससे पहले अल नीनो सिस्टम चल रहा था, उसके बाद अब अगर बारिशों की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि ये जो स्पेल है और ये आखिरी हफ्ता जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। और ये जो 24 घंटे हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की हदायत की गई है। अगर 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश की बात करूँ जो इस्लामाबाद में हुई, और उससे ज़्यादा बारिश मरी में हुई, इस्लामाबाद से मरी का रास्ता गालिबन आधा घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई कि दरख्त जो थे वो जड़ों से उखड़ गए और शदीद वहाँ पर भी तबाही हुई है। तो ऐसे में सयाहों को मना किया गया है कि फ़िलहाल जो कि अच्छा मौसम देखकर सयाह घरों से निकल पड़ते हैं और उसके बाद हादसे की नज़र हो जाते हैं, तो उनको हदायत जारी की गई है कि फ़िलहाल तो ऐसे इलाकों का रुख ही ना करें। अब मरी बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन उसके साथ अगर दूर नॉर्दर्न साइड चले जाएँ तो नॉर्दर्न में तो हो ही बहुत तबाही रही है। केपी की बात करें तो केपी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। और चित्राल, दीव, सवात की बात करें तो एनडीएमए का जो आइंदा 24 घंटे का अलर्ट है वो बड़ा ख़तरनाक दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर ज़्यादा बारिश इन 24 घंटों के दौरान हो जाती हो, तूफ़ानी बारिश होती हो, तो वहाँ पर जो है वो हादसात से बचने के लिए तो खैर एहतियाती तदाबीर वहाँ पर दी गई हैं, रेस्क्यू टीमें पहुँची हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हो जाती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। सैलाब का ख़तरा जाहिर किया गया है। और पंजाब साइड की अगर बात करें तो पंजाब में भी ऑलरेडी जो घरें हैं, घरों को ऑलरेडी नुकसान पहुँच चुका है। जैसे आपने भी बताया कि 18 घर मुतासिर हो चुके हैं और इसमें जानें भी गई हैं, ख़वातीन, बच्चों और मर्द हज़रात भी उसमें शामिल है, कई जानें भी गई हैं। और ये आज का वाक़या नहीं है, इस साल का वाक़या नहीं है, ये हर साल होता है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, लेकिन उसकी तैयारी जो कि नहीं होती। नहीं, अभी की तैयारी कैसी है अमरीन, ये बताया ना, अभी की तैयारी कैसी है? और ये जो सयाह अगर फंस गए हैं मरी में तो उनकी वापसी के लिए क्या इंतजाम है? वहां पर रेस्क्यू के इंतजाम क्या किए गए हैं? पीडीएम में क्या कर रहा है? देखिए, पीडीएमए की बात करें तो उन्होंने रेस्क्यू को अलर्ट जारी किया हुआ है कि वो जगह जगह पर वहाँ पर रहेंगे। ये जो स्पेल है ये अचानक स्पेल होता है। अगर कुछ रोज़ कबल होने वाली ब्रीफिंग की बात करें तो महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि ये स्पेल जो है वो किसी भी टाइम बरस सकता है। बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि बहुत गहरा बादल है, ये अभी बरसेगा और तूफ़ान आ जाएगा, लेकिन वो बरसे बगैर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अचानक से कहीं बादल इतना ज़ोर का बरसता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड बारिशें हैं और ये ऐसा स्पेल है कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर अगर नहीं अख्तियार की जाती तो फिर शदीद जो खतरात हैं उसका सबब बन सकती हैं। अब अगर पीडीएमए की बात करें, उन्होंने तो रेस्क्यू को अलर्ट कर दिया और मरी में इस वक्त सयाहों को कंट्रोल ये ज़्यादा डेंजरस बात है। बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। पेट्रोल हो गया है महंगा। जिसने टैंक फुल करा लिया है वो शायद 2, 3, 4, 5 दिन के लिए बच जाएगा, लेकिन मसला है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल के मालिकान, पंप मालिकान, उन्होंने कहा कि हम बंद कर देंगे पेट्रोल पंप्स, क्योंकि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हमारे लिए फिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। डेली बेसिस पर जो रद्दबदल हो रहा है, 5 रुपये बढ़ चुके हैं पेट्रोल की कीमत में, लेकिन उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसान की बात है। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? हुकूमत क्यों कन्विंस उनको नहीं कर पा रही है? एक मुलाकात हुई भी, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। और वो इसके भी खिलाफ है कि डेली एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन हुमायूं खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। हुमायूं साहब, क्या प्रॉब्लम है, मसला क्यों आप पेट्रोल पंप्स बंद करना चाह रहे हैं? लोगों तो को बड़ा प्रॉब्लम मसला हो में डालना जाएगा चाह जी रहे हैं। हमारे लिए। सर, मसाइल अगर देखे जाए, मेरे ख्याल में शायद हम 1 घंटा भी बोलते रहे तो मसाइल हमारे खत्म नहीं होते। लेकिन इसमें जो इस वक्त बुनियादी मसले हैं, एक हमारा कमीशन का है परसेंटेज में, और दूसरा जो है ना, ये जो डे बाई डे इन्होंने प्राइस चेंज का किया। ये अब ये कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में ये होता है तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम कहते हैं कि फिर यूरोप और अमेरिका वाली चीजें इधर लेके आओ, फिर बिल्कुल हम आपके साथ तैयार हैं कि वहाँ पे जो कानून है, जो SOPs है पेट्रोल पंप के लिए, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करो। आपने आधा तितर आधा बटेर वाला काम किया हुआ है, और फिर आप चाहते यही है कि आधा जो है ना नहीं, वो मुझे डे टू डे में नुकसान क्या है? डे टू सर जल्दी बात करेंगे ताकि लोग भी समझें आपका डे टू डे में नुकसान क्या है। हाँ, इसमें प्राइस एडजस्टमेंट जो डे टू डे है उसमें क्या नुकसान है? बिल्कुल सर, इसमें नुकसान ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं होता। हमारे पास तो आज तो आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब रेट बढ़ता है तो पेट्रोल पंप वाले को फायदा होता है। पेट्रोल पंप वाले को फायदा होता है, ये फायदा तो तब होगा जब उसके पास स्टॉक होगा, जब कंपनी उसको देगा। कंपनी तो स्टॉक रोक लेता है, और ये तो अभी जो है ना जंग की वजह से रेट बढ़ेगा मुसलसल, और जब जंग खत्म हो जाएगा तो ये मुसलसल गिरना शुरू हो जाएगा। फिर उस वक्त जो है ना हम नहीं भी लेंगे ना तो ये पंप मालिकान, सर मुझे एक बात, पंप मालिकान जो ऑर्डर करते हैं पेट्रोल अपने पंप के लिए, वो डेली बेसिस पर करते हैं और डेली बेसिस पर सप्लाई हो जाता है। ये कैसे आती है इन्वेंट्री आपकी? ये उनके सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस पेट्रोल पंप की सेल ज्यादा नहीं, होगी, टेंटेटिव बताएं ना, सेल ज्यादा कम नहीं, टेंटेटिव बताएं कि कैसे ऑर्डर करते हैं आप लोग। वैसे ही तो टेंटेटिव तो ये हो गया ना, जिसकी सेल जितनी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेगा, जिसकी कम होगी वो कम ऑर्डर प्लेस सर करेगा। डेली बेसिस पे करते हैं आप ऑर्डर? डेली बेसिस पे सप्लाई होती है या 2-3 के बाद दिन आता होते है? हैं? हाँ, डेली आता है, हफ्ते के बाद आता है। डेली बेसिस के बाद देखो, आपकी सेल ज्यादा होगी, पीछे चीज ज्यादा बिकेगी तो आप नहीं, मैं समझ नहीं रहा बात, आप बात समझे, इशू को जानना चाह रहे हैं आप। पेट्रोल पंप मालिकान वो छोड़ दें, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, जनरली बात हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर आप ऑर्डर करते हैं और रोजाना सप्लाई हो जाता है, या फिर इसमें हफ्ते लग जाते हैं? नहीं, कंपनी को पैसे भेज देते हैं, फिर उसकी मर्जी होती है कि आपको 24 घंटे में दे दे, आपको 48 में दे दे, आपको 5 दिन के बाद दे दे, आपको 7 दिन के बाद दे दे। और इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान ने कंपनियों को, ओगरा ने लाइसेंस दे दिए मशरूम की तरह, और उन कंपनियों के पास कोई कैपेसिटी इस वक्त नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में जिन कंपनियों के पास प्रोडक्ट 3 से 4 होंगी, बाकी 38 या 30 या 35 कंपनियां फारिग पड़ी हैं, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि 20 दिन के जखीरे का ओगरा का कानून है, तो ओगरा किधर है? उसे पूछे कि 20 दिन आपने स्टॉक रखना था, आपने स्टॉक क्यों नहीं रखा? तो हुमायूं साहब ये बताएं कि हुकूमत नहीं मानती कि जी अब डेली तो प्राइसेस रेगुलेट होंगी, आप क्या चाह रहे हैं कि हफ्ते पे के बाद प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो? नहीं, हम तो 1 महीना और कम से कम 15 महीने में हुमायूं साहब कैसे होगा? ये जो आप देखें ना, जंग भी तो चल रही है, हालात ऐसे हैं, मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डेली हो रही हैं फ्लक्चुएट, तो महीने के बाद कैसे करेक्शन आएगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले भी तो यही था ना, पहले भी तो यही मार्केट था ना। पहले जंग नहीं हो रही थी, मार्केट में पहले जंग नहीं थी, अब जंग हो रही है। मसला ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। बात आप समझे? अच्छा, एक बात सुने, मेरी बात सुन, मेरी एक सजेशन सुन लें। महीने पे चले बात कर लेते हैं। आप महीने पे कह रहे हैं ना, आपने फर्ज करे 200 रुपए का ऑर्डर दिया है, यानी आपको कॉस्टिंग 200 रुपए की आपने खरीदा पेट्रोल, ठीक है। अब महीना गुजर गया, महीने के बाद चेंज होनी है, ठीक है। महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। अब आपकी इन्वेंट्री, आपकी सप्लाई तो है मौजूद, जो आपने ऑर्डर्स किए हैं, इन्वेंट्री भी रख लेते हैं आप लोग हफ्तों तक,
तो उसके बाद तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। आप कम करेंगे उसमें प्रॉफिट अपना जो पेट्रोल की प्राइस के हिसाब से? देखा था इस तरह बात करें, आप कारोबारी बात करें, महीना पूरा गुजर गया, महीने के आखिरी दिन रह गए, अगर महीना पूरा में स्टॉक नहीं होता, आप बात को समझ लें, डे बाय डे या 2 दिन या 3 दिन के बाद ऑर्डर होता है, जैसे जैसे बंदे की जरूरत होती, जैसे जैसे बंदे की सेल होती। एक बात। दूसरी बात ये देख लो कि इस वक्त इनकी कास्ट इतनी बढ़ चुकी है, इसमें रिस्क इतना बढ़ चुका है कि लोगों के पेट्रोल पंप दुकान के पास कोई इतना पैसा ही नहीं होता इसके परचेजिंग के लिए। रेट देखो, आप समझ लें, रेट आज बढ़ गया। आपके पास मिसाल के तौर पे 10,000 लीटर पड़ा हुआ है, कल आपने 20,000 का ऑर्डर करना है, मतलब कंपनी से मंगवाना है, हाँ। तो आपको उस 20,000 में मजीद पैसे डालने हैं। तो वो एंड आप यूजर पे कहाँ जाएगा से ना लेके आएंगे सर। पैसे? मैं आप ये मुझे या तो आपकी बात समझ नहीं आ रही, वो तो एंड यूजर पे जाएगा ना उसका बोझ। जी। कौन है? एंड यूजर कंज्यूमर या कंज्यूमर है। पेट्रोल वालों को कैसे नुकसान है? आप लोगों को मैं पहले तो परचेज करूंगा ना, तो आप इसी प्राइस पे परचेज, तो आप ज्यादा पे परचेज करेंगे, ज्यादा पे परचेज करेंगे, ज्यादा पे बेचेंगे, ये तो चलेगा। इसमें नुकसान कैसे है पेट्रोल वालों का? फिक्स है ना, चाहे हम 1,000 रुपए का भी परचेज करें ना, हमारा तो वही 8 रुपए फिक्स है। तो हमारा तो यही तो हम परसेंटेज में करना चाहते हैं कमीशन को, कि कमीशन आपने फिक्स किया हुआ है। इस वक्त जो है ना पेट्रोल की जो है ना प्राइस इतनी ऊपर बढ़ चुकी है कि इसमें सारे ऑपरेशनल कास्ट, आपके अखराजात, टैक्सेस वगैरह, सारे मेंटेनेंस बचते ही कुछ नहीं है। तो मसला अब यही तो कमीशन बात का है, है, फिर देखो ना। मसला डेली प्राइस एडजस्टमेंट का नहीं है। आप लोगों को मसला फिर कमीशन का कि वो बढ़ाएं, और वो जंग किसी और टाइम होनी चाहिए थी, नहीं? देखो, ये तो हम इतने सालों से इसको कर रहे हैं, अभी हमारी बस हो चुकी है। आप लोग ये शायद समझते हैं कि जंग की वजह से, या हुकूमत ये समझती है कि कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, या गलत बात है। हमने ना तो स्ट्राइक की बात की, हमने ये बात की कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। आप कहते हैं कि आएंगे हुकूमत, बस एक बार कल से आप आज 12 बजे से रात 12 बजे से क्या बंद करने की आपने कॉल दी है? पंप्स बंद हो जाएंगे आपके मुताबिक? जी इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर कोई पेट्रोल पंप नहीं बंद करना चाहते ओनर्स के, जी हम नहीं बंद करना चाहते, तो उनको वो क्या खोल सकते हैं बिजनेस, या नहीं करने देंगे आप? देखो, हमारी जबरदस्ती जोर तो है नहीं। जिस बंदे को फायदा होगा वो चला लेगा, जिसको फायदा नहीं होगा वो बंद कर लेगा। हमें, हमारे साथ 14,000 डीलर है, उन लोगों ने हमें कहा है कि भाई हम कारोबार नहीं कर सकते, मैं अकेला ना तो पेट्रोल पंप बंद कर सकता हूं, हमें अपने जाती पेट्रोल पंप। सर, ये इशू ऐसा है, ये इशू आवाम से जुड़ा हुआ है। हम भी इस पे रिसर्च करते हैं और ज्यादा, ठीक है? फिर आपको दोबारा अगर इनवाइट करें तो प्लीज हमें वक्त दीजिएगा। वीकली हम ये जानना चाह रहे हैं भाई, वीकली अगर हो जाए प्राइस एडजस्टमेंट ओके है? हमायूं भाई अगर सवाल करें ना जी, मैंने कहा अगर वीकली अगर एडजस्टमेंट पे हुकूमत मान जाती है तो मसला हल है। वीकली पे नहीं, वीकली पे तो मैंने बड़ी दरखास्तें दी हैं अली परवेज मलिक साहब को। ये हमें उल्टा पड़ गया कि भाई हमें हफ्ते पे नहीं चाहिए, आप कम से कम जो है ना 15 दिन से पे गुजारा हम नहीं कर सकते। ये असल में OMC ने, रिफाइनरी ने उनको कहा। और बात जो असल है वो ये है कि रेट तो जंग में बढ़ रहे हैं, ये तो इनको रोक ही नहीं सकते। 85% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बाहर से आता है। अब इनके पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास 18-20 बिलियन चाहिए उसको। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अपने सर से निकाल के ना कंपनियों के हाथ में डाल दे कि कंपनियां तुम तेल मंगवाओ। कंपनियों के इन्होंने पहले पैसे देने हैं, फिर इनको टैक्सेस का, फिर FIA, फिर कस्टम, इनके बड़े रोले हैं, आपस में सब ये मिले हुए हैं और आखिर में नुकसान। हमायूं भाई ये बताएं, रिजर्व्स हैं वैसे हमारे पास, हुकूमत के पास रिजर्व्स हैं वैसे ऑयल के? आप बताएं कितना टाइम सुकून से गुजर जाएगा? रिजर्व किधर थे? उन्होंने इंपोर्ट ही नहीं किया। कंपनी और इनके आपस में लड़ाई थी इस बात पे। अब कंपनियों ने उनसे कहा कि चलो ठीक है, फिर तुम इंपोर्ट करो। वो किधर इंपोर्ट कर सकते, ना वो कर सकता है। हुमायूं भाई, आप ये हमसे एक बार फिर निश्चित आपके साथ रखेंगे, बात करेंगे। एंड यूजर को ये बात अभी मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आई आपकी कि उसका नुकसान और फायदा इसमें क्या है, ठीक है? वो आप बताने से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और सोचे लोगों का जरा क्राइसिस हो जाएगा तो जरा मज़ाकरात के जरिए बातचीत। क्या कहा कि हुकूमत के पास ऑयल रिजर्व्स हैं नहीं, ये तो मैं वहां अटक गई हूँ। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नहीं, इसको जो हुकूमत जो कह रही है वो
वेलकम बैक आफ्टर Welcome द back. ब्रेक। और जब भी हम ड्रामों की बात करते हैं तो हम हमेशा मेन कास्ट, एक्टर, स्टार्स, राइटर, डायरेक्टर, इन्हीं के बारे में ही बात होती है, इन्हीं से जी। गपशप हो रही होती है हर जगह। जो हम मिस कर जाते हैं ना, इज द बैकबोन ऑफ द ड्रामा सीरियल, टेक्निकल स्टाफ और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स। जी। उनके क्या मसाइल हैं, उनके की जो है जेडीज जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको भी आज हम मौका दें। बिल्कुल। और देखें, प्रोडक्ट अगर हिट हो गई है और प्रोडक्ट बिक रही है तो इसके पीछे वो पूरी टीम है। आप उस प्रोडक्ट को जो पेश करने वाला है या फिर डायरेक्टर उसको देख रहे होते हैं, बाकी वो जो लाइट्स उठा रहा है, जो अरेंज कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो चीज़ों को सारे खाने पीने की चीज़ें देख रहा है, वो कहाँ गया? और तो इतनी उस टीम बड़ी का आप जिक्र इंडस्ट्री, नहीं करते। क्या इसकी कोई यूनियन है? अच्छा, कल ही हमारे ये साथ हम हमारे उस पे बात डिस्कशन करेंगे। हुई और हमारे साथ गेस्ट भी आई थी, तो उनसे हम ये बात कर रहे थे, तो बातों सबात बुखारी हमारे साथ आई थी, तो बातों में ये बात निकल आई। अच्छा, उसमें फिर वो जिक्र भी हो गया जो रबिया कुलसूम ने बात की। हाँ, अब रबिया ने क्या ठीक है, कहा? दो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें एसोसिएट थी। प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को कुछ तनकीद का निशाना बनाया कि उनकी वजह से मिसमैनेज हो रही है। क्या कहा उन्होंने? खुद पहले उनकी ज़बानी सुनिए, उसके बाद और भी उसके बाद असिस्टेंट फिर डायरेक्टर्स इस बात को डिफेंड करेंगे और को बताएंगे कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। क्या है? पहले सुनिए रबिया। रबिया सुनते हैं। आपको पता है कि एडीज किस तरह मिस कम्युनिकेशंस करते हैं, किस तरह एक एक्टर से कुछ बात करेंगे, प्रोडक्शन हाउस से कुछ बात करेंगे। तो इसमें, और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री का वो इंसान होता है जो एक एक्टर को और एक प्रोडक्शन हाउस को सामने लाके खड़ा करता है। सो यही चीज़ हुई थी। अगर आपकी ईडी से अच्छी है तो वो आपको प्रोडक्शन हाउस के सामने अच्छा बना अच्छा के पेश दिखाएगा। करेगा। अगर नहीं है, आपने उसके साथ अगर अपने हक की बात की तो वो कहेगा अब मैं आपको बताता हूँ। उस तो शूट पे होने वाला हर डिले आपके ऊपर आएगा। आपके ऊपर आएगा, सारी गलतियां आपके ऊपर आएंगी, प्रोडक्शन हाउस को कुछ और पिक्चर दिखाई जाएगी और एक्टर को इतना इंस्टिगेट किया जाएगा कि वो एक पॉइंट पे कहे कि मैंने करना ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एडीज जो होते हैं ना, पूरा फ्लोर चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है उनके ऊपर। एग्जैक्टली। और ये बात भी मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कहना चाहूंगी कि एक एक्टर के ऊपर जितना प्रेशर एडीज की वजह से होता है ना, प्रोडक्शन हाउस को उस चीज को एड्रेस करना चाहिए और एक्टर की साइड ऑफ स्टोरी हमेशा सुननी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपको नहीं क्योंकि पता होता कि आगे क्या आगे communicate क्या हो रहा बात है। की जा आप रही है, क्या आपको बात पता कर है। रहे यहाँ हो। पर ना बीइंग डेविल्स एडवोकेट, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप, मुझे पता है कि कौन लोग प्रोफेशनल हैं जिनके मैंने काम किया, कि हाँ ये सेट पे तंग नहीं करते। हाँ। कुछ लोग वाकई तंग तंग करते करते हैं। हैं, बिल्कुल तंग करते हैं। और मैं तो आपको एक बात AD ना बताऊं, उनको- जो तंग करते हैं ना एडीज, उनके साथ बिल्कुल सही हो। यार ये मसला है। सो ये हमें मसला है। समझ नहीं आता कि हमें कौन सा ट्रैक लेना क्योंकि एडीज मोहताज होते हैं कि यार ये तंग करेगी, मेरी शूट शूट रुक जाएगी। तो जो है अब उनका फिल्टर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, अब ये रबिया ने बात अपना है, एक्सपीरियंस बताया ये भी और- हकायक अपने बता रही होंगी जी, जो उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और से। उसमें अब ये कि एडीज कुछ खुद बात करना चाहते हैं हमारे शो के तवज्जो जी। से कि जी उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो भी आप तक पहुंचे। हमारे साथ साथ- मौजूद है सना सहर, ये खुद भी बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ड्रामाज में इन्होंने जो है एज एडी भी काम किया है। फिर हमारे साथ और कौन है? जीशान हमारे साथ जीशान है। भी ये हैं भी जो कि as a AD एज एन काम एडी कर चुके बहुत हैं। उन्होंने काम किया। क्या कर मसाइल भी है, रहे हैं। टेक्निकल स्टाफ को भी हम डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद सना हेयर। जी, जीशान आपको भी वेलकम करते हैं शो पर। जी जी। जिशान वेलकम आपको भी। यो देखिए, रबिया ने जिस तरह अपना एक्सपीरियंस बताया, आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले इसमें इन्होंने डायरेक्टली एडीज़ को ये कहा, इनका एक्सपीरियंस बैड रहा होगा मे बी। सिर्फ ये कह देना कि एडीज़ जो हैं वो किसी एक्टर की रेपो ख़राब करते हैं प्रोडक्शन हाउसेज में और उनकी वजह से एक्टर्स को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, तो ये मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर प्रोजेक्ट में ऐसा एक सिस्टम होता है। एडीज़ जो है ना, अपने पास से कुछ नहीं कहते हैं, उनका एक तरीक़ाकार होता है, वो व्हाट्सअप पे मैसेज, चैट्स और वो सारा सब कुछ होता है। अगर जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने बताई कि इनके साथ हुआ, डेट्स वेट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे ड्रामाज में, तो एडीज़ स्क्रीनशॉट और उसके साथ प्रूफ रखते हैं क्योंकि वक्त पड़ने पे एडीज़ पे भंड डाल दिए जाते हैं एक्टर्स की तरफ से। तो एडीज़ जो प्रोफेशनल होते हैं वो बड़ा सिक्योर वे से करते हैं ये सारी चीज़ें। नहीं, आपने कहा कि एक्टर्स भी उनके ऊपर कुछ डाल देते हैं जी, इल्जाम, वो कैसे, वो क्यों? इल्ज़ाम से मुराद ये कि फ़र्ज़ करें कभी कभी एक्टर्स ऐसा होता है कि डेट दे देते हैं वर्बली फ़ोन के ऊपर ना। अब कॉल पे बात हुई, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी ये होता है कि नहीं मैंने तो नहीं दी थी, तो दैट्स वाई हम टेक्स्ट मैसेज पे अपनी रिसीविंग लेते हैं हर चीज़ की, डेट्स की, वॉइस नहीं भी नोट्स पे, चाहिए। ये चीज़ें हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हमारे एक सिस्टम है और हमारे एक सही, तरीक़ेकार है सही। ना, तो सेफ्टी होती है। मसला क्या है फिर? मसला ये होता है कि देखिए, प्रोजेक्ट जब ड्रामे के चल रहे होते हैं तो डेट्स आगे पीछे हो जाती है, कभी किसी की वजह से इतनी बड़ी कास्ट होती है, सारी नहीं, चीज़ें वो हो कह रही हैं कि जाती हैं। प्रोडक्शन हाउस को गलत इन्फॉर्मेशन और गलत इमेज जो है बनाया जाता है एक्टर की तरफ से। मतलब वो ये उनकी वो बात ये से वो ऐसा कह- लग रहा है कि जी। एडी इतना पावरफुल है कि वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, वही डिक्टेट कर रहा है सारी चीजें। हाँ जी, तो ऐसा अगर लग रहा है। एडीज इतने पावरफुल होते तो मेरे ख्याल में आधी इंडस्ट्री घर में बैठी हुई होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एडी एक ब्रिज है प्रोडक्शन, एक्टर्स और सबके बीच में ना।
तो एडी सिर्फ बैलेंस कर रहा होता है चीज़ों को, सम टाइम प्रोड्यूसर्स भी एडी पे रख के कुछ चीज़ें एक्टर्स को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कभी कभी एक्टर्स के बिहाफ पे कुछ चीज़ें, मतलब एडी एक पंचिंग बैग हो जाता है। पंचिंग बैग, ये आपने बात तो की है। बस हाँ। ये एक सिस्टम है। और देखिए फिर तो सना बड़ी वेल पेड जॉब भी होगी, इतना स्ट्रेस है Exactly, एक्टर्स ऐसे ही को होता मैनेज है। करना, ये वो तो बड़े ठीक ठाक पैसे भी मिलते बहुत होंगे। ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब होती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस उनसे सवाल करता है अगर शूट नहीं होती है, किसी एक्टर की डेट आगे पीछे हो जाती है, तो एडीज के मतलब 24 आवर्स वो फ़ोन पे भी लगा हुआ होता है, सेट के ऊपर भी काम कर रहा होता है, अपनी फैमिली लाइफ उसकी कोई कुछ नहीं होती है, और हमें सिर्फ एक काम करने के पैसे दिए जाते हैं। तो हमें सना extra- आपने अपने सिविक में पेट्रोल डलवा लिया जो नीचे खड़ी है, जो इसमें नहीं, आप ये आई? पैसा जो है पेट्रोल पे ले गया। इतने नहीं, मैं पैसे जब दिए जैसा नहीं काम जाते है हैं। इनका लग रहा है कि मतलब लेकिन माशाल्लाह। वैसे वाकई हाउ वेल पेड इज इट, जितना आपका टाइम लगता है Not. एक ड्रामे सीरियल में आपके कितने दिन, कितने घंटे, रूटीन थोड़ा सा बता दो एडी की, और पैसे कितने मिलते हैं? अच्छा, बेसिकली आजकल का जो सिस्टम हो गया है, मतलब मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो गई हूँ ड्रामों के सेट्स पे कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे कैमरा रोल हो रहा होता है, आपकी प्रोडक्शन टीम सुबह 8 बजे के कॉल टाइम के हिसाब से मतलब 9 बजे एक्टिव बैठी हुई होती है। तो जो न्यू कमर्स एक्टर्स आ रहे हैं, सारे एक्टर्स की बात नहीं कर रही मैं कि सब लेट आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं चीज़ों को, और वो सेट पे लेट आते हैं, और कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेटिंग का दौर है, वो आर्टिस्ट इसलिए कास्ट किए जाते हैं, उनकी रेटिंग हुई होती है। लेकिन अगर 4 बजे एक सेट पे कैमरा रोल हो रहा है, तो बेचारे जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो 9 बजे आके सफ़र कर रहे हैं, उनको तो सफरिंग के कोई पैसे नहीं पे किए जा रहे, फिर आपकी एनर्जी लेकिन रबिया ने कहा कि जो ज्यादा तंग कर रहा होता है उसी को ही कास्ट किया जाता है, उसके अच्छा, साथ एडीज casting ठीक तो रहते हैं। एडी का ये क्या डिपार्ट ही बात नहीं हो? है ना, कास्टिंग हाँ, तो लेकिन देखें, लेकिन एडी सबसे ज्यादा उनका ख्याल करते हैं जो तंग करते इन्फ्लुएंस हैं। करके देखिए कुछ ना कुछ, एडी हाँ। सबका ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि एडीज किसी खास को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली पूरी टीम को लेके चलना मैनेजमेंट ही एडीज की जॉब है, मतलब फ्लोर की अपनी जी, जिशान को भी जी, जरा जिशान से भी पूछते हैं। जिशान आप, हाँ जिशान वापस आए, कनेक्ट कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, फिर बात वही जरा थोड़ी सी, फिर हाउ वेल पेड इज इट, कितने आपके दिन लगते हैं एक ड्रामे में, मुझे उसका बताओ कि क्या अच्छी वेल पेड जॉब है? हाँ, इतना ये stress पैसे हम नहीं पूछ एक रहे कि 25 एक खास episode- अमाउंट बताएं आप, हाँ, लेकिन ये 25 कि- 25 एपिसोड का अगर सीरियल है तो 70 से 80 दिन जाता है वो ना, और अगर 4 बजे रोल हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितने बजे जा रहा और होगा, क्योंकि खींचेगा। डेली के आपके मुश्किल से 6 सीन 5 सीन हो पाते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर इस तरह से ही करते हैं काम ना, जो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, हाउ वेल पेड, हमें कभी कभी सैलरी पे हायर किया जाता है। अब वो सैलरी कितनी हो जाती है? 1 लाख बहुत हुआ, कोई सीनियर है 1.30, प्रोडक्शन हाउसेस के इतने पे रोल यानी हैं। 31 कैसे वो, जैसे हमें 1,30,000 सैलरी हमें सैलरी मिलती पूरा है साल या 3 महीने? महीने का। लेकिन पूरा साल आपको रखते हैं एम्प्लॉयड या बस उस हाँ, कुछ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय के लिए? सिस्टम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये होता अच्छा, है। फ्रीलांस जो जिनको रखा और जाए। फ्रीलांस जो होता है उनका एपिसोड डील होती है। अब उसमें हमें लॉस हो जाता है कि अगर हम 18 से 20 या 25 हज़ार एक एपिसोड के चार्ज करें, वो डिपेंड करता है एडी की क्या सीनियरिटी है ना। तो उसमें ये होता है कि अब आपके शूट डेज अगर बढ़ रहे हैं, जैसे 6 सीन हो रहे हैं तो शूट डेज तो बढ़ रहे हैं ना, तो हम तो पर एपिसोड पैकेज पे हैं, तो वो कॉस्टिंग जब होती है तो हमारे डेज ज़्यादा लग रहे होते हैं, हमारा टाइम सफर होता है। मतलब एक एडी एक सीरियल के ऊपर 6 से 7 महीने एंगेज रहता है कि डेट्स 6 आगे से 7 पीछे महीने? 6 से 7 महीने कोई और प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा वो दूसरे प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट 7 महीने में खत्म हो रहा है। तो अगर आजकल आप ऐसे ही होता पर है। मंथ सैलरी भी आपको मिल रही है तो वो 7-8 महीने पूरा साल काम कर रहे हैं आप, है ना? 25,000 पर एपिसोड हो गए, हाँ, 25 एपिसोड हैं, तो उसके हिसाब से 90,000 पर महीना बन गया, जो 7 महीने तक चलेगा, और उसमें आप कोई और काम नहीं कर सकते। नहीं, और वो 7 महीने कैसे चलेंगे ये time बताएं भी ना। नहीं होता, 8 काम घंटे की कैसे शिफ्ट है, करेंगे? 6 घंटे की, वो 7 महीने कैसे चलते हैं काम के? पूरा 24 घंटे? नहीं, उसमें ये होता है कि देखिए प्री प्रोडक्शन का टाइम होता है, ऑफिस में प्री कर रहा होता है, डेट्स वेट्स मैनेज कर रहा होता है, फ्लोर के डेज अलग हो जाते हैं, वो सारा सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। कभी गैप भी आ जाते हैं, लेकिन प्री प्रोडक्शन की सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। ऑब्वियसली कास्ट है, सारा सब कुछ है, यानी दिन में scheduling है। 14 घंटे। अच्छा, ऑफिस टाइमिंग आप ये कह लें कि हमारे ऑफिस के 8 से 10 आवर्स होते हैं अगर हम प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, मतलब ऑफिस हमारी टाइमिंग जब चल रही होती है, फ्लोर पे नहीं होते, ठीक है। तो 8 से 10 घंटे हमारी टाइमिंग होती है कि हमें देना होता है, ठीक है, फिक्स। लेकिन घर पे जाके जो हमारी एक साइंस चल रही होती है कि हर वक्त फ़ोन पे अवेलेबल रहना, इस आर्टिस्ट के मसले, इस 24 आर्टिस्ट के घंटे हो गया ना मसले, फिर तो। प्रोडक्शन से इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप्स पे चैट्स करना। मतलब मैं फीमेल हूँ तो फीमेल अपना घर के टाइम में 12-1 बजे भी डायरेक्टर्स को रिप्लाई कर रही होती है। कभी कभी मेरा हस्बैंड वो हो जाता है कि यार रात में रिप्लाई कहती हूँ यार काम है, तो मतलब हम 24 घंटे अवेलेबल होते हैं फ़ोन के ऊपर। कभी भी कोई एडी इतना गैर और ज़िम्मेदार आप नहीं और आप होता। बताएं दिन में कितने घंटे काम हो रहे हैं? मुझे तो लगता है 24 घंटे ही हो रहा है। सिर्फ सोने में अगर हम कभी सो जाते हैं उसमें भी कभी मैसेज पड़ जाता है, सुबह उठते सबसे पहले हम फ़ोन चेक करते हैं। और मतलब Physically 14 घंटे आप 14 कह रहे घंटे हैं। मैं मैं अपने वो एक्सपीरियंस हिसाब आपको लगाना चाह बताती रही हूँ। मैं एक फिल्म के फ्लोर पे थी, मैंने पूरी रात लगा के उस फिल्म की प्री प्रोडक्शन सारा सब कुछ करके मैं तकरीबन 3 बजे के टाइम मैंने सोचा मैं 2 घंटे की 3 घंटे की नैप ले लेती हूँ, सुबह 4 बजे का कॉल टाइम है। अचानक मुझे डायरेक्टर बोलता है कि फोरकास्ट का ये मसला हो रहा है, आप सबको अभी होल्ड पे डाल दें। मैंने सबको ड्राइवर सबको मैसेज करके
कहीं अभी शूट बाहर नहीं निकलना ये वो, क्योंकि आउटडोर शूट थी और लाहौर था सारा सब कुछ। तो मैंने रोका, उसके बाद मैं उस कॉल टाइम पे, जब मैंने कॉल टाइम दिया हुआ तो उस पर मैंने उठ के दोबारा सबको कॉल करके बोला कि आप निकले तो नहीं हैं, जब तक मैं ना कहूँ ना निकले। मतलब मैं उस पूरी रात जागती रही ज़ाहिरा। Coordination ज़ीशान जी को भी जी बताएं। जी ज़ीशान ये सर, हाँ ये बताएं कि यानी जब सेट पे आप होते हैं, एक सीरियल कितने महीने चलता है, और जब सेट पे होते हैं कितने घंटे देते हैं आप? पूरे साल की हम सैलरी की अभी बात हो रही है। पर एपिसोड जो काम हो रहा होता है, आपका तो फ्रीलांस पर भी काम कर रहा है, वो चाहे पर एपिसोड काम कर रहा होता है, वो कभी कभार 6-7 महीने भी चलता है, समटाइम्स 1 साल और 1.25 साल पे भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं 6-7 महीने चलता है, साल और 1.25 साल पे भी चले जाता है। इसीलिए क्योंकि वजह ये होती है कि समटाइम्स कोई आर्टिस्ट की टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, आर्टिस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक्टर को जाना पड़ जाता है, किसी को बाहर जाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे इस तरह के इशू आते हैं जो हम लोग किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं और ये आ जाते हैं। और फिर आपकी वही सैलरी होती है जो मेरी बहन ने बताई थी, 18-20 हज़ार रुपये पर एपिसोड होते हैं, वो करते हैं। फिर ऑन शूट तो है आपको 9:30 बजे, अगर 10 बजे कॉल टाइम है, 9:30 बजे आपको सेट पर पहुंचना है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता आपका। बड़ी मदद के साथ ये जो बोलते हैं ना कि ग्लैमरस फील्ड हमारी शो की है, तो एसोसिएट और असिस्टेंट डायरेक्टर्स का कोई वापसी का टाइम नहीं होता, वो आएगा सबसे पहले और जाएगा सबसे लास्ट के अंदर। और अगर शूट में इन द मिडल ऑफ शूट कोई डिफिकल्टी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मिसाल है कोई आर्टिस्ट लेट हो गया या किसी आर्टिस्ट का कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया, तो वो ऑन सेट उसको प्लान को भी चेंज कर रहा होगा। और ज़ीशान ये आपका देखिए पर डे बन रहा है हिसाब से 3,500 रुपए एडी के, जिसने 14 घंटे काम करना है वो उसको पे कर रहा है 3,500। अगर 25,000 पर एपिसोड आपको मिल रहे हैं तो आप तो 3,500 पे काम कर रहे हैं पर डे। 3,500 पर डे, 14 घंटा, और उसके बाद घर जाके कोऑर्डिनेशन। आइए ओके विद दिस 14 घंटे होता नहीं है ये, तो हम तो बहुत खुश होते हैं कि अगर 10 से 10 सुबह 10 से रात 10 बजे की शूट हो जाए तो हम तो बड़े खुश होते हैं यार जबरदस्त है, 10 बजे पैकअप हो गया। मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम 12-12 बजे पैकअप कर रहे होते हैं। पैकअप का मतलब ये नहीं होता कि पैकअप करा तो बैग उठाए और चले गए। हम लोग रुकते हैं, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, पूरी बातें डिस्कस होती है, फिर घर जाते हैं। अच्छा, तो ये ज़ीशान, ये जो रबिया ने बात की है कि जो एडीज होते हैं ये इमेज भी आर्टिस्ट का जो कोई ना कोई खराब करते हैं, प्रोडक्शन हाउस को कुछ और कह दिया, अगर एडी से बनी हुई हो तो जो तंग कर रहे होते हैं उनके साथ एडीज ठीक होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, हर फील्ड के अंदर ना, हर फील्ड के अंदर, चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे कोई भी शो हो, उसके अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। जो बात है, कोई भी आर्टिस्ट की इमेज बुरा नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एसोसिएट डायरेक्टर से बेसिकली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले तो कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं ना आपसे। हम लोग बोलते हैं कि हमें बैन कर दिया, हमें बुरा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमसे बात की जाती है, अगर मिसाल है XYZ किसी एक्टर्स को आप पास कर रहे हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यार इससे, हमसे बात भी स्ट्रेट हुई पूछी जाती है। हम कहते हैं यार अच्छा था, अच्छी खातून थी, अच्छा मेल आर्टिस्ट अच्छा था, कोई मसला नहीं करा, सेक्टर कोई इशू नहीं करा। या हमने काम नहीं किया हुआ तो एक हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर सारे एसोसिएट्स होते हैं, जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार आपने इसके साथ काम किया है, व्हाट अ गुड एक्सपीरियंस और नॉट, वो पूछते हैं, बताते हैं, तब वो एक आती है, सबकी एक राय आती है कि नहीं यार ये आर्टिस्ट, वो फिर होता है। ज़ीशान मुझे बताएं कि एसोसिएट डायरेक्टर्स कुछ हमारे मेरे भी जानने वाले हैं। जी ज़ीशान, आवाज आ रही है आपको? बड़े बर्दाश्त कर चुके हैं मैम हम लोग, आपको नहीं पता, कुछ एसोसिएट मैं कहूँगा अच्छे और बुरे होते हैं, असिस्टेंट भी अच्छे बुरे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट भी अच्छे बुरे होते हैं जी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैम, मैंने बाद आर्टिस्ट जैसे देखे जो फीमेल और मेल दोनों के अंदर है, जो ऑन साइड खड़े होकर एसोसिएट और असिस्टेंट को गालियां दे रहे होते हैं माँ बहन। ये मैंने खुद पर्सनल बदतमीज करते हैं। अगर हम कभी कंप्लेन किया, किस बात पे ये गालियों तक नौबत आती है ज़ीशान? हमें रिप्लाई आता है यार सीनियर है, एक्टर है, मुझे भी एक सीनियर एक्टर ने स्लैप मारने का बोला था कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। मुझे मेकअप रूम में एक हीरोइन के साथ कहा क्या आप बताइएगा, वो बात कर रहे थे जी? सॉरी बट मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि मैं एक ड्रामे के सेट पे थी, मेरी जॉब जो भी थी, मैं अपनी सारी चीज़ें कर रही थी, तो किसी बात पे एक हमारी सीनियर एक्टर थी, वो अनाइंग हो गई। वो इतनी अनाइंग हुई कि मेरा काम नहीं था, मगर मैं उनका एक काम कर रही थी, साड़ियाँ फोल्ड करके रख रही थी, तो उन्होंने उस पर बोला कि तुमसे ठीक सी नहीं होती, ये नहीं होती, काफ़ी बार बोला। तो उसके बाद मैंने कहा मैम ये मेरी जॉब नहीं है, मैं जस्ट फॉर क्रिटिसी करके दे रही हूँ, डायरेक्टर ने मुझे बोला आपको मैनेज करने को। उस बात पे वो अनाइंग हो गया और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो और ये कर रही हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। वहाँ पे एक को एक्ट्रेस भी मौजूद थी और मैं लिटरली बाहर निकली हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने जाके अपने डायरेक्टर को बोला कि इस तरह से मुझे ये बोला गया है और मैं सेट पे अब नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ।
लास्ट सीन चल रहा था, मैं चली गई। उसके बाद अगले दिन आई, खैर वो डायरेक्टर ने उनको बोला, खैर उन्होंने मुझे सॉरी वॉरी किया और हमने बात को सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन मतलब मेरे साथ एक हुआ तो ना, मतलब मुझे थप्पड़ मारने के पैसे थोड़ी मिल रहे, थप्पड़ खाने के थोड़ी पैसे मिल रहे थे कि कोई मुझे तो ऐसे बोले। ज़ीशान आप बताएं कि बात किस हद तक बिगड़ जाती है। हाँ, और फिर और कितना आप पंचिंग बैग हैं, डायरेक्टर भी आपको डांट रहा है, एक्टर भी डांट रहा है। अपने पाँव की जूती उतार के एसोसिएट को खींच के मारती है, कितनी बिगड़ जाती है बात। ये हुआ है, दोबारा बताइएगा, क्लियर आवाज नहीं आई ज़ीशान। फीमेल एक्ट्रेस अपने पाँव की जूती उतार के एक एसोसिएट एक्टर को खींच के मारने की कोशिश करती है। यह बात इस हद तक बिगड़ जाती है और कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं रोकता। अरे हंस रहे होते हैं। तो ये कोई काम कर रहे हैं आप या कोई गुलामी कर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि आप ये गुलामी हो रही है, काम हो रहा है। तो ये ज़ीशान, ये अच्छा हम उस पर भी बात कर रहे थे कि डेली आपका जो पेमेंट बनती है, रिफ्रेशमेंट का बजट, ये जो रात को, क्योंकि दोपहर को एक बार खाना खाया, फिर 11 बजे तक रहना है, घर पहुंचते पहुंचते 12-1 हो जाएंगे, उसमें बजट क्या होता है टेक्निकल स्टाफ का आपका? मैम अगर सुबह में जल्दी कॉल टाइम होगा तो एक नाश्ता मिल जाएगा, एक अदद की मिलता है। लेकिन अगर बहुत जल्दी बुला के, मतलब 9 बजे सेट पे कोई कभी कभार होता है जल्दी कॉल टाइम आ जाता है 9 बजे का, 8:30 बजे का, तो नाश्ता सुबह में करवाते हैं, नो डाउट करवाते हैं। हलवा पूरी किसी को खाने, किसी को पराठे खाने, कोई इशू। ठीक है, दोपहर में जो खाना आता है वो आता है। लेकिन जो वैसे बजट होता है शाम का बजट होता है, कुछ लोगों का जो होता है 100-150 रुपए होता है, कुछ लोगों का 50 रुपए। 50 रुपए किसका बजट होता है ज़ीशान, किसका 50 रुपए खाने का बजट है? नहीं, खाना तो नॉर्मल मिलता है, खाना तो बन नहीं, गया रात है। वाला रिफ्रेशमेंट जो असल में खाना ही होता है, खाना तो मिलेगा नहीं, घर जाके भी नहीं देना किसी को। उसको 50 रुपए भी होता है मैम, बात जगह 50 रुपए भी है, जो एएनजी वालों को मिल रहा होता है 50-100 रुपए का ये होता है। यानी जो इतना मुश्किल काम कर रहे हैं एएनजी वाले, उनको 50 रुपए रिफ्रेशमेंट का, 50 रुपए मिलता क्या है? इनमें से मोस्टली को अगली सुबह नाश्ते तक कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे हैरानी वैसे ज़ीशान इस बात पे है कि वहाँ डायरेक्टर भी मौजूद है, वहाँ सीनियर एक्टर्स भी मौजूद हैं, वो सब यानी ये इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है टीम को, जिसका एक जो प्रोडक्ट बना रही है। सर बिहाइंड द कैमरा मैं वही तो बोलता हूँ, अक्सर लोग ये बात करते हैं बड़ी ग्लैमरस फील्ड है। मैंने अक्सर अपने दोस्तों से भी बात बोला है और मैं लोगों को, तुम्हें जो लगती है ना फील्ड कैमरे के आगे कैमरे के पीछे, बिल्कुल इसका 180 है। इतना कोई खूबसूरत फील्ड नहीं है हमारी, हम बस काम कर रहे हैं, हमें काम सिखाया गया, हमें इस फील्ड से मोहब्बत है, इस वजह से। अच्छा, ये ज़ीशान टेक्निकल स्टाफ को डेली कितने पैसे मिलते हैं? अब इसमें 2-3 बातें, उनका उसमें पिक एंड ड्रॉप भी क्या होता है, और ये कि अगर कोई एक्सीडेंट इन केस कुछ हो जाए तो उनकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस ट्रीटमेंट वो कौन करता है अगर वो बीमार हो जाए, तो वो भी बताइएगा। लेकिन ये तीनों सवाल। तो मैम कुछ जगहों पे देखें, कुछ जगहों पे ना 2-3 किस्म की बातें होती हैं कि कुछ जगहों पे मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हैं कि थोड़ा बहुत, मतलब इन अ सेंस कि बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका कुछ 20-25-30% कवर करते हैं, 50% भी। नॉर्मल एक्सीडेंट होता है तो पूरा कवर कर लेते हैं। अच्छा, और डेली जो टेक्निकल स्टाफ कितना होता है और उनको कितने पैसे मिलते हैं पर डे? पीपल मैम देखें, डेली डिपेंड करता है ड्रामे के ऊपर। ये भी है कि ड्रामा और एएनजी इतनी ज्यादा बुलवाई भी होगी ना, तो 8 से 10 तो एएनजी का स्टाफ होगा, लाइट्स और क्या अपना जो लाइट्स पे होता है, ऑडियो पे होता है, इन चीजों पे होता है। 8, 10, 12 भी लोग होते हैं, 15 भी लोग होते हैं बाजू का। ये हमें हटा के बोल रहा हूँ मैं, ये असिस्टेंट, एसोसिएट, डीओपी वगैरह, इनको कितने पैसे मिलते हैं पर डे? ज़ीशान, कितने पैसे इनको पर डे की क्या पेमेंट होती है? ये 200 बेचारों को 200-300 रुपए मिलते हैं पर डे के हिसाब से। वैसे अगर ये लोग जॉब पे होते हैं और पर डे इनका आना जाना सब कुछ जो है 200-300 रुपए मिलते हैं इनको, और रिफ्रेशमेंट होती है वो मिलती है। और अगर ज्यादा टाइम हो जाए, ओवर हो जाए, तो 100-150 रुपए और ऊपर मिल जाते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि टेक्निकल स्टाफ, ये सना, ये हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एक टेक्निकल स्टाफ जो ये लोग हैं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे है इनको दिन और टेक्निकल तो मतलब शायद हमसे भी पहले निकलता है, क्योंकि वो कुछ जगह पे आउटसोर्स जब एएनजी आ रही होती है, वो अपने एएनजी हाउसेस पे पहुंचते हैं, ठीक है, वहाँ से सामान लोड करते हैं, फिर उसके बाद वो सेट पे लोकेशन पे पहुँचते हैं, उसके बाद जब पैकअप होता है वो सामान लोड करते हैं, फिर वो जहाँ से एएनजी आई होती है वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, उसके बाद वो अपने घर पे पहुँचते हैं। तो आप सोचिए, बहुत ही ऐसे वर्किंग कंडीशंस आप लोग बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल, यानी और फिर इसी वजह से जो 25 साल 30 साल आदमी काम कर सकता है, वो 2 साल में एग्जॉस्ट होकर या तो जहनी मरीज बन जाता है या फिर उसे हेल्थ को इशू हो जाता है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
एवरीवन। बहुत हिला देने वाली बातें जो है सबकी, हर स्टोरी के ना एटलीस्ट दो रुख तो होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल कभी ऐसे। उससे ज्यादा भी। हाँ। लेकिन ये कि तो ये दोनों की कि- स्टोरी सुननी चाहिए कि क्या है। आई एम श्योर जब तक हाँ स्क्वायरली आप चीज को ना देखें पता नहीं एक्सपीरियंस चलता होंगे कि क्या अपने, हो। फिर एडीज के अपने एक्सपीरियंसेस सही होते हैं, हर एक के अपने मसले तो हैं ही। इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जरा मुश्किल है, टफ कंपटीशन है इंडस्ट्री बट ये जो टफ है हालात भी tough। मैं जो पेमेंट सुन के ना मैं हिल पेमेंट गई सुन हूँ। के मैं भी थोड़ा सा हिल गया। बहरहाल 3000 चलें। रुपए चलें। आगे अब हमारे साथ एक ज़बरदस्त एक्टर है भाई, और अभी आए हैं, मॉडलिंग भी की है, मॉडलिंग में भी नाम कमाया है और टॉप मॉडल भी रहे। अरे ये लक स्टाइल अवार्ड स्टाइल में अवार्ड भी बेस्ट मिला। न्यू टैलेंट का भी इनको अवार्ड मिला, फिर बेस्ट मॉडल का भी अवार्ड मिला, लेकिन ये आके स्विच कर गया एक्टिंग की तरफ भी। सच्चल अफजल की मैं बात कर रही हूँ, उनको अभी जो ड्रामा है माया और आहत का एक मोहब्बत और एक मोहब्बत और जी। तो उसमें भी हसीब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक अजीब हमें परेशान कर गया लास्ट एपिसोड के उसमें क्लाइमेक्स में कि ये इसने क्या बंद दरवाजे के पीछे बात किया हाथ ये से हमजा अली कि- अब्बासी लग रहा है मुझे, क्या नहीं है? He is हमजा अली very अब्बासी? handsome. He is very handsome, very talented. सच्चा नहीं है, हाँ। तो ये जरा खास तौर पे ये वाला जो सीन था ना कि क्या इसने हाथ से बात की है कि शादी वाले दिन वो लड़का बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। हारून है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सचल, गुड कैसे मॉर्निंग हो? सचल, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम हर वक्त इतने हैंडसम Good लग रहे morning, होते हो या कभी कभी नहीं भी लगते हो? पता नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी रह जाता है। कभी कभी रह कब जाता है। ये हो जाएगा कभी कभी है आज। अच्छा भाई बताओ भाई, सबसे पहले तो ये कि ये जो ड्रामा आज के साथ सीन था जो सब परेशान है, ये में नजर नहीं आया। तुमने कहा मैं हूँ जिनका एक्स खुशबख्त का, फिर आगे क्या हुआ हमें नहीं पता चला। जी। क्या हुआ? दरवाजा बंद हुआ, पीछे क्या बताया तुमने उसको? वो तो अभी एपिसोड ऑन एयर होगा, फिर पता चलेगा कि उन्होंने कौन से सीन रखे हैं, कौन से निकाल दिए। यार ये शेड्स उतारो, जरा रिलैक्स हो जाओ सचल यार, सचल रिलैक्स हो आंखें जाए, नजर नहीं आ रही। रिलैक्स हो जा भाई। उतार क्रिकेट- दूं? जैसे हाँ। क्रिकेट खेलते हैं ना उस तरह बात करते लुक बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब जरा आंखें मिलाओ। तुम थोड़ा सा ना शेड्स में कुछ अलग एटीट्यूड आ रहा है, वो नहीं मजा नहीं है आ ना, रहा। रो पड़ रहा है बहुत हम पे। रोप पड़ रहा है। हाँ जी सचल, अब जवाब दो। आप बताओ क्या लगता है, क्या बहुत बताया? अच्छा एक्सपीरियंस था। किस चीज के बारे में? अच्छा नहीं, वो मैंने कहा कि पीछे क्या बातें हुई, और साथ में टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। बहुत अभी 9th एपिसोड से ड्रामा तो बड़ा बेहतरीन हो गया है। कैसा एक्सपीरियंस था आहत के साथ काम करना, माया एंड फारूक? ऑब्वियसली आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग विद प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में बहुत देर से हैं, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। यू बिकम वेरी कंफर्टेबल, यू नो, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द सीन, एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट विद योर डायरेक्टर। लाइक मुझे ये फील हो रहा है कि इसमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो फिर आपको वो मार्जिन मिलता है जो आपको नॉर्मली काफ़ी ऐसी जगह पे नहीं मिलता। तो वो मैंने बहुत इंजॉय किया कि सारी टीम इतनी सपोर्टिव है। इवन जो मेरे को एक्टर्स थे, दे वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव कि अगर मैं कोई चीज़ कह रहा था तो बात आपकी सुनी जाती है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ किसी सीन में। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो लड़का है इसका एक अजीब सा मसला है। मंगनी इसकी खुशबख्त के साथ हुई और फिर उसने मंगनी तोड़ दी, उसकी जो दोस्त है उसके साथ शादी कर ली। अब वो दोस्त नहीं अच्छी लग रही, वापस मंगेतर अच्छी लग रही है और उसको फोर्स कर रहा है कि ये तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। ये इस बीमारी का क्या नाम है? ये क्या कैरेक्टर, क्यों ऐसे कर रहा है? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने कैरेक्टर सुना था, लेकिन इसकी बाकी रिमेनिंग एपिसोड तब नहीं आई थी, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि इसके लास्ट में इस कैरेक्टर की क्या आर्क है। तो मैं पूछता रहा, लेकिन वो आई थिंक उनका ना शेड्यूल थोड़ा सा आगे इतना लेंथी था कि मुझे नहीं समझ आया। लेकिन आफ्टर डूइंग द लास्ट सीन ऑफ द ड्रामा आई रियलाइज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस से इस तरह से गुजरते हैं और वो अपनी फीलिंग्स के साथ इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो शेयर कर लेते हैं जब उनको मार्जिन मिलता है। अगर कोई लड़की आपकी दोस्त है तो आप उसके साथ ये मार्जिन फील कर लेते हो कि आप उसके साथ इस तरह से एक्सप्रेसिव हो सकते हो। तो आई थिंक वो हसीब की एक कोशिश थी कि वो एक चीज़ से गुजरा था, एक लाइफ के ऐसे फेज में था जहाँ पे उसको अपनी वाइफ के साथ वो एसोसिएशन फील नहीं हो रही थी। दैट्स व्हाई ही रियलाइज्ड व्हाट मिस्टेक्स ही हैज डन इन हिज प्रीवियस लाइफ। तो वो उस चीज को, अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद वो सारी जिंदगी रियलाइज नहीं करेगा कि व्हाट डैमेज दैट विल ब्रिंग टू द अदर पर्सन। जब आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हो, आपको अपनी फीलिंग का एहसास
होना लेकिन चाहिए। ये real अच्छा, ये life- तो तुम real एक्सप्लेन life कर में दोगे, ड्रामे का तो पूरा एक्सप्लेन कर देगा, वो टाइम हमारा निकल जाएगा। नहीं, ये लेकिन thesis लिख देगा इसके क्या ऊपर। ऐसे होता है कि वही लड़के सच्चल कैसा है, ये बात को करें। लड़के को देखो, हो सकता है कि बीवी बुरी लगे तो और अपनी एक्स जिसको खुद छोड़ा हो वो अच्छी लगने लग जाए। जी 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 पता नहीं, मतलब ये- गलत बात है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मतलब होता है ऐसे ऐसे। होता है वही। सच्चल तुम्हारा मिजाज कैसा है, मेरी तुम ये शादी बताओ। नहीं हुई। तुम्हारा मिजाज कैसा है? बस मैं एक बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सा इंसान हूँ, अपना दोस्तों में खुश रहता हूँ, अगर दिल करता है मिल लेता हूँ, नहीं तो घर पे रहता हूँ। आई डोंट रियली हैव एनीथिंग, इतना कुछ स्पेशल नहीं है मेरी जिंदगी में। या कभी जिम चला जाता हूँ, कभी दोस्तों से बातचीत कर लेता हूँ, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करता मैं अपनी मुझे बहुत सैड लग रहे हो। क्यों यार, प्यार का कोई एहसास नहीं हुआ अभी आज तक? अभी तक सचिल बी हैप्पी। क्या प्यार नहीं नो मिला? नो आई एम नॉट सैड। मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ तो This मैं is जरा दिल better. की बातें करता हूँ, इसलिए आपको लगता है। नहीं पता है, स्माइल करो, लग रहा है डिप्रेशन में हो। अभी मुझे बताओ, हमसे बात करने से पहले किससे बात की है तुमने कॉल पे कि देखो मैं आऊंगा लाइव, जरा मुझे देखना मैं कैसा लग रहा हूँ? आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया, सुबह सुबह उठा दिया। सुबह सुबह बंदा किसको बोले कि यार आप आके मेरी लाइफ। कोई एक तो होगी अरे जिससे रात में बात हुई इस होगी। वक्त तुम ड्रामे के सेट पे रेडी हो चुके होते हो पहले सीन के लिए, नहीं? 11 बज रहे हैं। हाँ, वैसे मैं यही सोच रहा था कि आज मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। हाँ तो बताओ भाई, ड्रामे में क्या मुश्किल लगता है? सुबह उठना, तैयार होना, रिहर्सल करना, लेट जाना, क्या क्या मुश्किलात हैं? नादिया जी, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट और मुश्किल ये है कि सुबह उठना है। हाय, यार ये मेरी जब तरह तक मेरी मुझे मेरी कोई वाली वैलिड रीजन नहीं मिलता ना, जब तक मुझे वैलिड रीजन नहीं मिलता तो मैं कहता हूँ मैं क्यों सुबह उठ के अपनी नींद खराब करूँ। तो क्या ये valid मेरे साथ reason? एक प्रॉब्लम रहती है सेट। वैलिड रीजन क्या तो ये होता है? सेट पे जाते हुए ना, खुशी खुशी कब सुबह उठ जाते हो, वो valid कौन सा reason रीजन के- है? खुशी खुशी तब उठता हूँ जब कोई चेक मिल रहा हो, या मतलब किसी अच्छे दोस्त से मिलना हो। सही है। तो फिर मुझे मजा आता है सुबह उठने का। जो चीज यार, आज कम कुछ कम जिंदगी मिलती में है excitement होगी। उसकी खुशी होती है। सही बात है। चेक तो कम ही मिलता है, बाउंस भी हो जाता है। बाउंस तो नहीं हुआ आज तक, वो तो करते नहीं है क्योंकि थोड़ा सा एडवोकेट भी हूँ, तो फिर शायद इस चीज का लिहाज अरे कर लें। हाँ, ये बात। अच्छा, तुमने सचल मॉडलिंग छोड़ दी, एक्टिंग में आ गए, क्या वजह है? अब ये बताओ। वजह नहीं थी, आई थिंक जर्नी ऐसी थी कि मुझे एक चीज से दूसरी चीज में स्विच करना था। बट मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने मॉडलिंग के पीक पे, मतलब कि जो मुझे फील होता है कि आई हैव डन ऑल द ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, आई गॉट द अवार्ड, तो मैंने राइट टाइम पे स्विच किया था। बट मैंने अपने आप को इतना हाईली रैंक नहीं किया था कि मुझे बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और बहुत बड़ा कैरेक्टर मिलेगा। तो मैं बस बहुत ऐसे ही हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। जो मुझे चीज अच्छी लगती है मैं कर लेता हूँ, जो चीज पसंद नहीं आती तो फिर मैं उसको मना कर देता हूँ। और अब मूवीज में जाने का इरादा है? अच्छा, अब एक मूवी की शूट मैंने कंप्लीट की है, वो आई थिंक कुछ चीज़ों की वजह से उसमें डिले आ गया, तो वो बहुत अच्छी है। वो नसीम दिक्की ने लिखी है वो फिल्म, और उसमें इमरान अशरफ है और किंजा है। बहुत अच्छी फिल्म है। लाइक अभी ईद पे उन्होंने रिलीज करनी थी, आई थिंक थोड़ा डिले हो गया बस। क्या देखते कौन हैं सी क्या वाली बनता है। फिल्म? खान, आई थिंक उसकी बात कर रहे हो? नहीं, अभी उसका टाइटल डिसाइड नहीं था। उन्होंने 95% उसका शूट कंप्लीट कर लिया, बट रिमेनिंग अभी उन्होंने थोड़ा डिले कर दी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे बताओ सचल, अब इस फील्ड में हो, जी, जी। अभिनय भी हो, क्या चीज़ अपने बारे में भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस पर काम करना चाहिए, सीखना चाहिए टू बी अ बेटर एक्टर? अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई फील लाइक मैं हमेशा सिर्फ एक चीज फील करता हूँ कुछ भी सीन परफॉर्म करते हुए, कि हाउ आई कैन बी एफर्टलेस इन द सीन। तो मैं अपनी इस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता रहता हूँ कि किसी तरह से मैं हर सीन में एफर्टलेस रहूँ, किसी को ये नजर ना आए कि इसने जानबूझ के कुछ किया सीन में। तो बस मैं इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, बाकी मैं किसी चीज से बॉदर नहीं होता। जो मेरा डायरेक्टर मुझे बताता है और जो मेरा डायरेक्टर मुझे कहता है कि यार हाँ मुझे ये शॉट मिल गया है, तो मैं उस पर सेटिस्फाइड रहता हूँ, और मैं उनको फिर दोबारा तंग नहीं करता कि आप एक ये भी और फैंस तंग करते हैं। He is the storyteller. सोशल मीडिया पे कोई ट्रोलिंग होती है, कोई पीछे पड़ जाते हैं, बिल्कुल इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो ऐसे कोई सीन हो रहे हैं तुम्हारे साथ? अब काम मेरा ऐसा है तो फिर ऐसा तो होता है ना, तो मैं कैसा होता है? इतना बॉदर नहीं होता। मतलब कि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग प्यार देते हैं, कुछ लोग थोड़ी नफरत देते हैं। तो वो नफरत इतनी कम है अभी मेरी जिंदगी में कि वो प्यार में ना तो छुप प्यार जाती है, देते हो मेरे तुम सामने उनको, नजर नहीं वापस देते हो प्यार या नहीं देते प्यार, बस ले लेते हो?
बिल्कुल देखे ना, मैंने अगर एक्टिंग को अपना प्रोफेशन लिया था तो मुझे पता था कि मैं इससे फेमस होऊंगा या मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे लोग पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली जब वो चीजें मिल रही हैं तो मैं हमेशा लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे अच्छा ही लगता है, लाइक बुरा नहीं लगता कभी। ये बड़े नेचुरली ना सैड ट्रांजिशन चला जाता है उस मूड में। फिर से मुस्कुराओ सचल, और ये बताओ कि टेल अस अबाउट खूबसूरत लड़कियों की बात करते हैं उस वो वहाँ आ रही हूँ रिश्ते पे। पर्सनल लाइफ बताओ, क्या पता मैरिड हो, बच्चे हो। मैरिज ब्यूरो है साथ में। हाँ हमें बड़े मसले हैं। आप ये बताओ अपना पहले स्टेटस तो क्लियर करो जरा, फैमिली के बारे में बताओ। घर में कौन कौन है, मैरिड हो, सिंगल हो, तलाश में हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, क्या स्टेटस है तुम्हारा? मैं सिंगल हूँ अभी तो। ये मतलब कैसे तुम्हें सीरियस कोशिश कर रहे कुछ देख रहे। अच्छा चलो भाई, दो खूबसूरत लड़कियों की बात करें। जोहा तौकीर के साथ काम किया तुमने, कैसा लगा? कंजा हाशमी के साथ काम किया, कैसी कोई एक्ट्रेस है? माया के साथ भी। और पहले जोहा का बता दूं। हाँ जोहा के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक वो अभी बहुत छोटी है, लाइक 18-19 ईयर्स की है, तो उसके अंदर एक अलग सॉर्ट ऑफ एनर्जी है जो वो सेट पे लेके आती है। और मुझे लगा कि शायद कोई 15-20 दिन बाद ये एनर्जी कम हो जाएगी, बट वो पूरे 60 दिन माशाल्लाह वही एनर्जी के साथ आती थी सेट पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक वो एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और वो सीन्स को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करती है और वो हमेशा एक नई चीज सीन में लेके आती है। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। सचल उससे वो इतनी पतली भी हो गई है, क्या खा रही है? उसकी डाइट बताओ, तुमने सेट पे नोट किया होगा। तो बहुत प्यारी, बहुत पतली। वो तो मतलब मैं किसी का खाना देखता नहीं हूँ, मतलब पूछा तो होगा ना, पूछा तो होगा, फितरती सी बात है। क्या डाइट कर रही हो, क्या किया तुमने? खाना नहीं देख रहा। अच्छा मैं नहीं पूछता किसी से, मैं किसी से नहीं पूछता। जो कुछ खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मेरा कोई इतना वो ध्यान नहीं होता। लेकिन वो डाइट फूड अपना लेती थी, चिकन वगैरह खाती थी। वो ऐसे करती हुई छुपा के यूं करके कि कोई देखे ना, और एक है ऐसे, है ना। अच्छा वो चिकन बहुत खाती थी, प्रोटीन डाइट पे होगी ना। अच्छा आप बताएं अपना बाकी के माया के बारे में बताओ, किंजा के बारे में बताओ। अच्छा किंजा ना सेट पे ऐसे होगी जैसे ना उसको कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही वो सीन आएगा ना तो बोलेगी क्या है। अच्छा वो लाइन भी ऐसे करेगी जैसे उसको नहीं पता कि लाइन क्या लिखी है, वो बोल देगी। फिर वो सीन भी ऐसे करेगी जैसे उसको नहीं पता कि वो सीन करने वाली है। ठीक है, और वो सीन करने के बाद फिर मतलब कि अपना जो स्विच ऑफ करती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपने उसके साथ सीन किया है। एक्ट्रेस को वो कौन सी तीसरी मैंने कहा माया के बारे में बताओ, माया के बारे में बताओ। माया का आई थिंक ज्यादा फोकस ये होता है कि एक बार हम लाइंस कर लें और सीन को अच्छे से बना लें, तो वो ज्यादा प्रोफेशनली चीजों को डील करती है। तो उनके साथ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन ना मुझे बस एक ही होता था कि वो ना हर सीन में ना थोड़ा रोने लग जाती थी, अगर रोना नहीं भी होता था। अच्छा। तो बस मुझे देख के नहीं होता था कि अच्छा भी कभी भी रो पड़ेगी। लेकिन अगर मतलब किसी सीन में उनको ऐसा लगता है, हर एक्टर का अपना एक फ्रीडम होता है कि वो सीन को किस तरह लेता है। तो बस मैं ना ये सोच रहा होता था हर वक्त सीन में ना कि ये कौन सी लाइन पे ये रोने लग जाएगी। वो इमोशनल वैसे हो जाते हैं ना, आ जाती। और वो अच्छी भी लगते हैं ना, वो कहते हैं ग्लेयर आंखों में लेके आओ। अच्छा सच्चल, वैसे नाम तुम्हारा बड़ा अमेजिंग है यार, है ना सच्चल? कहाँ से आया ये? इंडस्ट्री में एक ही है ना सच्चल सरमस्त है। हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है। मेरे चचा जो है वो इधर कराची में पोस्टेड थे एज अ सीनियर सुपरिटेंडेंट जेलर। तो उनका एक दोस्त था जो कि कैदी था, उसका नाम सच्चल था। तो मेरे अब्बा ने उनको कॉल किया जब मैं पैदा हुआ कि अपने बेटे का क्या नाम रखूं, तो उन्होंने बोला कि तुम इसका नाम सच्चल रख दो। तो इस तरह से मेरा नाम जो है मुझे सच्चल मिला, क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं गुजरावाला से हूँ। तो नाम मेरा जो है वो सिंधी है, एक सिंधी पोइट के नाम के ऊपर है, सच्चल सरमस्त के ऊपर। तो ये थोड़ी सी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी सच्चल। वैसे नाम ही तुम गए उसमें, नाम भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये बताओ, लीडर में तुम्हारा मैं बताऊं कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया, और लास्ट जो तुम्हारा सीन गुजरा है ना, जहाँ तुमने माया से कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ये बड़े कमाल के सीन थे। और लीडर में थ्रू आउट यू बीन, जब वो कैरेक्टर बड़ा कमाल किया, तो किससे सीखने को मिला इन लीडर? किसके साथ जरा थोड़ी सी घबराहट भी होती है ना, सीनियर एक्टर्स हैं इतने, तो फरहान ताहिर है फॉर एग्जांपल। अच्छा मैं किसी से नहीं घबराता, कोई भी हो, मुझे कोई वो नहीं लगता कि ओ ये कोई वो है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अगर एक्टर्स को एज एन एक्टर और उस तरह से ट्रीट नहीं करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस सफर करेगी।
अगर मैं किसी को बहुत बड़ी कोई चीज समझ लूंगा सीन करते हुए, तो मेरा जो अपना एक इंटेंट है ना सीन परफॉर्म करने का, वो रह जाएगा। तो मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता। लेकिन कि यार सीखने को ये तो इस मिलता है तरह ना, सीखे किससे कि भाई यार ये इनसे सीखने को मिलेगा। देखिए नादिया जी, आप काम करने आते हैं ना तो फिर आपको अपना ही करना होता है। सीखने को आप बाद में जब ऑब्जर्व करते हो ना कि इसने क्या किया है, उस तरह से सीखने को मिलता है। अब मुझे लगता है कि आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा एक्टर भी अपना काम करना है, आपको सिखाने नहीं आया कि आपको इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। तो मेरा फोकस ये रहता है कि मेरी वजह से भी बाकी एक्टर्स कंफर्टेबल हों। अगर मैं उनसे पूछने लग जाऊंगा तो आई थिंक वो अपनी चीज मिस कर देंगे। सचल तुम्हारे सेट पे तो खामोशी होती होगी। सचल क्या कर रहे होते सेट पे जब सीन का वेट कर रहे होते, कोने में बैठ के फोन पे या गपशप बातें अल्लाह गुल्ला? लग नहीं रहा वैसे। मैं बस साइड पे बैठा रहता हूँ ना, ये मैं समझ गई। और वैसे वो सिस्टम बताओ, शान का कितना बड़ा किरदार है कि तुम ड्रामों में आए? इंस्पिरेशन शान से बहुत ली तुमने? शान का? हाँ। आपको कैसे बताइए? वैसे ही पूछ लिया मैंने, जहन में आ गया था। जर्नलिस्ट बैकग्राउंड है ना, खबर निकाल के ले आते। यार आप, मुझे लगता है पता नहीं कोई किसी नजूमी से बादाम खाते हैं। ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल सही बात है यार, ये बड़ी बारीक बात कर दी आपने। बस फिर वजाहत करो। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे अब्बा बहुत मूवीज देखते थे, पंजाबी मूवीज देखते थे, तो उनको देख के मुझे भी कुछ शौक था। तो मैं सुल्तान राय की और शान की बहुत मूवीज देखता था। लाइक आई वॉच्ड मोर देन लाइक 100-200 मूवीज, जो ऐसी अब यूट्यूब पे क्लिप्स नहीं आ जाते फिर आप लगा के और फिर यूट्यूब पे देखते हो। तो मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता था। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ना ऐसा कुछ करना है एक दफा जिंदगी में। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एक परफॉर्म करके करने की कोशिश की, लेकिन जो मेरे वहाँ पे प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पंजाबी एक्सेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा शान की मूवीज देखता था, तो मुझे बहुत मजा आता था कि ये किस तरह से इसको इतनी गोलियां लग रही है, ये मर क्यों नहीं रहा, ये मतलब जो भी बहुत, तब मैं छोटा था तब मैं उसका देखता था। तो बहुत बड़ा अहम, क्योंकि शान मैंने अब रियलाइज किया कि इतना वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन मुझे लगता है इतना खुल के मार्जिन शायद इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं मिलता। मतलब कि एक एक्टर को बहुत लकी होना पड़ता है कि उसको वो चीज मिल जाए जो वो अच्छे से कर सकता है। आई थिंक वो साइको भी तो देखो फिर जाके, फिल्म इनका नया काम है, वो भी देखना चाहिए। बस वो मैं नहीं जा सकता, उसके लिए मैं चला जाऊंगा, मैं देख लूंगा। पक्का नहीं जा सका कह दिया तुमने, ठीक। हाँ, ये प्यार नहीं है, जाना पड़ेगा। सब फिल्में देखो फिर उनकी, है ना। ये अगले साल भी सच्चल यही कह रहा होगा, मैं नहीं जा सका। हंसा मैं तो मुझे तो लग रहा है जितनी दफा हंसता है मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो बता, आमिर खान के जो भांजे हैं ना, उनमें ही मिलते हो तुम? इमरान? हाँ, वो मेरा अभी हेयर कट ऐसा शायद इसलिए आपको लगा। देखा खुद भी मुझे बताओ, तुम सिंगल हो तो रिश्तों के तो बड़े मतलब उम्मीदवार भी होते हैं, लड़कियों को अच्छे भी लगते होंगे, तो किस किस्म के रिश्ते आते हैं तुम्हें, ये बताओ। और फैमिली क्या चाह रही है कि शादी कब करो, कब सेटल, और खुद क्या चाहते हो? फैमिली तो ये चाह रही है अभी आज कर लो या कल कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक्टर है, मैं जनरली ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो एक एक्टर है वो उसकी जो लाइफ है और जो वो लाइफ अपनी पोर्ट्रे करता है इंस्टाग्राम पे बिकॉज ऑफ हिज वर्क, लोग उससे इंस्पायर होते हैं। तो वो सारी जिंदगी उसमें वही शख्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में आप एक और इंसान होते हो। आप मतलब कि मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसी पिक्चर पोस्ट कर देता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लोगों को देख के तो यही लगेगा ना कि ये मतलब कि ओ ये तो ऐसा है। नहीं, तो इसका शादी से क्या ताल्लुक? ना चाहते हुए इसका शादी से ये ताल्लुक है कि लड़कियों की जो अटैचमेंट है ना, वो उस शख्सियत से हो जाती है, आपसे नहीं हो पाती। डू यू अंडरस्टैंड? तो वो उस वजह से ना आप एक्टर सफर करता है बहुत ज्यादा। बड़े फलसफे की बात हो रही है, ये बड़ी बहुत जबरदस्त बात की है। तो फिर जब ये लड़कियां होते हैं ऐसे कि आपके ड्रामा देख के शदीद मोहब्बत होगी एंड दे वांट टू मैरी यू, और ये फिर आप उनको क्या कहते हो? मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस इंसान को ढूंढ रही है वो मैं नहीं हूँ। और जो आप हैं वो क्या है, जरा वो भी बता दें, उनको बता दें। सच्चल के साथ बैठना पड़ेगा। सच्चल यू थिंक मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, सच्चल के नाम में जो है ना वो आया है
और बड़ा सच है। ठीक है, सच भी है, और वो जो अल्लाह से राब्ता और वो अंदर की रसूल और ये वो सचल सरमस जाहिर है, आपको पता है, तो वो नाम में सचल के आई है वो सादगी। तो ये तो बताओ कि तुम असल में किस तरह के लड़के हो, ताकि या तो ये आगे बढ़े या पीछे हट जाएं। बताओ भाई, लड़के किस किस्म का सचल एज अ हस्बैंड कैसा होएगा, तो बता दो उनको। हेलो, वो तो देखे मैं शादी करने के बाद ही बता सकता हूँ। क्यों, पहले भी बता सकते हो, अपनी थोड़ी आदतें बता दो कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरे साथ ये मुश्किल आते हैं मेरे नेचर पर्सनालिटी में, और मुझे इस किस्म का पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ चलेगा। नादिया जी, सुबह सुबह 11 बजे में शादी का सोचने के लिए ठहरी। 11 बजे ही उठने के बाद ही मसाइल फड्डे शुरू होते हैं सचल। क्या 11 बजे ये नागा हो जाता है सोच पे शादी की, ये क्या बात है? आप चाहती हैं कि मेरा बाकी का दिन अच्छा ना गुजरे? नहीं, अच्छा गुजरेगा। वी वांट टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी, कि तुम्हें लगता है कि शादी करने के बाद क्या मुश्किलात हो सकती है, और किस किस्म की पार्टनर तुम्हें चाहिए ताकि अच्छी जिंदगी गुजरे, ये हसीब और सीमा वाला सीन ना। अगर मैं अपना प्रोफेशन ही कंटिन्यू करता हूँ एज एन एक्टर, तो मुझे लगता है मेरी वाइफ को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि अगर मैं सेट पे हूँ 10 घंटे या 12 घंटे के लिए, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होगी कि वो मेरे लिए, मतलब मेरे ऊपर शक ना करे, मेरे काम के ऊपर शक ना करे, मुझे सपोर्ट करे और मेरे काम को समझे। तो ये मुझे लगता है मैं उसकी इस चीज का ही देनदार नहीं हो सकता सारी जिंदगी, अगर वो इस चीज पे ट्रस्ट करे। इसका हल है, तो इसका एक हल है, तुम फील्ड में से किसी से क्या है, अपनी फील्ड में से किसी से कर लो, वो भी जॉब पे होगी 10 घंटे 8 घंटे, तुम भी जॉब। Will that work? नहीं। क्यों? इसमें क्यों वाली बात नहीं है, मेरी अपनी चॉइस है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो कि नहीं, तो एक्ट्रेस क्यों नहीं? एक्ट्रेस क्यों नहीं बता रहा है, ऐसा इंसान हो जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान हो जो 5-6 घंटे या 8 घंटे काम करता है, इससे ज्यादा ना करे। अच्छा, तो 5 घंटे काम करता हूँ, घर पे टाइम दें। हाँ, कोई हाफ शिफ्ट वाली एक्टर है तो आप मुझे बता दें, मैं अरे पूरी लिस्ट है यार, तो हुक्म तो कर यार सचल। शायद काम ही छोड़ दे कुछ अर्सा। हाँ नहीं, काम में देखें, आपने कभी भी एक इंसान को उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट से दूर नहीं लेके जाना। आप दूर लेके जाओगे, आप उसके लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में ला दोगे, वो नहीं समझेगा उस चीज को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस इज्जत को वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। आप प्लीज समझे इस बात। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो खैर मजाक भी कर रहे हैं, अब वो समझ जाए, ये बड़ा बस ये ये समझ रहे होंगे मजाक, लेकिन तुम एक बड़े जबरदस्त इंसान हो और तुम्हारी सोल बड़ी अच्छी है और तुम चीजों के बारे में सोचते हो, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है तुम्हारी जिंदगी के बारे में, बेहतरीन बात है। सचल, स्टार क्या तुम्हारा? थैंक यू सर, थैंक यू। स्टार क्या है? मेरा स्टार कैंसेरियन है। हाँ, अच्छा, कैंसेरियन से बड़े फैमिली वाले होते हैं, बड़े प्रोटेक्टिव, फैमिली ओरिएंटेड, पोजेसिव भी, ख्याल भी करना, प्रोटेक्टिव होते हैं, ऐसे हो? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मेरे लिए मेरी फैमिली से आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छा, घर में है कौन कौन, किससे क्लोज हो अपने घर में, ये फैमिली में, ये बताओ। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी बहनें हैं, मेरा छोटा भाई है, अब्बू हैं, अम्मी हैं, और मेरी बहनों के बच्चे हैं, जो कि पूरी दुनिया को लगता है कि मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे ही, लेकिन मेरी बहन के बच्चे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, तो वो बच्चे जो है ना, उनको मैं इतना प्यार करता हूँ कि वो लोगों को अच्छा लगता है। तस्वीरें वगैरह आती होंगी तुम इतना लीस्ट इंटरेस्टेड लग रहे थे हमें कि क्लियर करो ना, तब भी खैर है, हो जाए तब भी खैर है। स्वीट। अच्छा, घर में तुम्हारे बताओ, घर अम्मी अब्बा का क्या रिएक्शन है? पसंद करते हैं टीवी में काम करना, तुम्हारी एक्टिंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं? हाँ, पहले इतना पसंद नहीं करते थे। अभी जब मैंने एक ड्रामा किया ना, जब ड्रामा किया था, आई थिंक आपने नहीं देखा। हाँ, जब मैंने नहीं देखा। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने बहुत पसंद किया था, तो फिर मुझे वाकई लगा कि शायद मैं थोड़ी बेहतर एक्टिंग कर सकता हूं। उससे पहले क्या चाह रहे थे वालिद साहब कि तुम्हें क्या करियर अपनाना चाहिए? अच्छा, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी पॉलिटिकल साइंस में, फिर मैंने अपना लॉ किया था। तो मेरे वालिद साहब यही चाहते थे कि मैं पुलिस की कोई जॉब ले लूं, या मैं CSS कर लूं, या मैं मतलब पुलिस में चला जाऊं। तो मेरी भी ये कोशिश थी और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं पुलिस की जॉब मुझे वो सब इंस्पेक्टर की मिल जाए, या मैं CSS क्लियर कर लूं या PMS कर लूं। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने रियलाइज किया, मैंने एग्जाम्स में अपीयर भी हुआ था लेकिन मैं फेल हो गया। तो फिर मैंने रियलाइज किया ये शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं ये कर लेता। तो ये एक अब्बू की तरफ से था। और लॉ प्रैक्टिस करते हो भी या नहीं?
या सर मैं चला जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने इलेक्शंस के डेज में, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अच्छा क्या बात है। तो सचल ये तुम्हारा फुल टाइम प्रोफेशन हो गया, एक्टिंग, गुजारा हो जाएगा? अच्छा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको इस चीज के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि आपका गुजारा हो जाएगा। यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर समथिंग एल्स इन लाइफ, ताकि अगर आप 6 महीने या 4 महीने काम करते हो तो आपके पास अल्टरनेटिव कोई ऐसी जॉब हो जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करे और आपकी जिंदगी की एक्साइटमेंट कम ना हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री का सक्सेस और फेलियर जो है ये साथ साथ चलता है, तो आपको कभी भी अपने सक्सेस को भी दिल से नहीं लगाना, क्योंकि जब फेलियर आएगा तो तब आप फिर उस लूप से बाहर नहीं निकल सकते। सचल यार, मेरा तो इस दिल कर इंटरव्यू रहा के है। बाद ना तुमने यार, मतलब- इतनी लड़कियों को अपना फैन बना लिया ना। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सी लड़कियां तुम्हारी फैन बन गई मुझे हैं इस जरा एक इंटरव्यू में। नंबर अपना दे देना, मेरा तो दिल कर रहा है काउंसलिंग लूं उससे। थेरेपी कर सकता है लड़का। इतना अच्छा तुम बोले हो, मतलब आई लव योर वर्क, बट एज अ पर्सन यू सो स्मार्ट, इंटेलिजेंट। फैन हो गई हूँ भाई, बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक अपने आगे बहुत प्रोजेक्ट्स शुक्रिया। के लिए। कराची में हो तो फिर स्टूडियो भी आना अच्छा कभी। तुम्हें अच्छा आप लोग लगा? मुझे बताओ तुम्हें अच्छा आप लोग लगा? जा रहे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? मैं तो हम लोग कराची में, मैं कह रहा हूँ आओ कभी कराची तो फिर नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लाइव बंद करके जा रहे हैं, ये पूछ रहा था। तुम कहोगे तो नहीं जाएंगे? बात करेंगे। नहीं मैंने पूछा, वो उन्होंने साथ ही एकदम से बोल दिया खुदा हाफिज। मैंने कहा अच्छा बस। यार, अरे नहीं यार, ऐसी बात थोड़ी है। अब तुम चलो भाई, भी चलो हमें मिस मैं करोगे। दोबारा से अच्छा करते हैं बात। कैसा लगा सचल? आप दूसरे भी पॉडकास्ट पे आए होगे, इंटरव्यूज वगैरह हमारे शो पे, यहाँ कैसा लगा? अच्छा मुझे लगा शायद मैं आपसे कभी बात नहीं हुई और जो ये भाई साहब हैं इनसे भी बात नहीं हुई, तो मुझे लगा शायद पता नहीं कैसी बातें करूंगा मैं, लेकिन मुझे मजा आया। सुबह सुबह उठ के ना मेरी एनर्जी इतनी अच्छी होगी, अब मैं पूरा दिन एंजॉय करूंगा। एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत तरक्की करो, बहुत अच्छा काम करो। यू हैव अ गुड हार्ट, यू हैव अ वेरी गुड हार्ट और बहुत अच्छा थैंक यू सो मच नादिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात अल्लाह करके। ताला आपको सलामत रखे। Thank you. लाइकवाइज।